जी। और आज के हमारे जितने भी अटेंडीज जो हैं आज वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनका स्वागत करें। मैम। थैंक यू शुभा जी। एक बार फिर से नमस्कार राजेश त्रिवेदी जी और सभी अटेंडीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं मुझे, हमारे टीम मेंबर्स, पेरेंट्स एंड जितने गेस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। We welcome all of you on behalf of MBCN and the Ponticheda Foundation. And त्रिवेदी जी का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसके अलावा जितना हम उनको जानते हैं इतने सालों से, he is a professional, rehabilitation professional, जिनकी केवल एक डिसेबिलिटी नहीं बल्कि हर डिसेबिलिटी में इन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है। चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे लोकोमोटर है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, इनकी एक्सपर्टीज हर डिसेबिलिटी से जुड़ी हुई है। इन्होंने ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ट्रेनिंग, बल्कि हर एक में मास्टर्स लेवल का ट्रेनिंग और डिग्री हासिल किया है और बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है राजेश जी का। इस एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और उसके अलावा जो आजकल जिस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, तो इनसे अच्छा हमारे पास रिसोर्स पर्सन कोई नहीं हो सकता था जो हम सबको राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में जानकारी दे। बिकॉज बीइंग अ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल या बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी या बीइंग अ पेरेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम सबको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन सबके राइट्स क्या हैं। हम इनके राइट्स के लिए तब लड़ सकते हैं, इनके हक के लिए तब डिमांड कर सकते हैं जब हमारे पास इसकी जानकारी हो। और हक के लिए लड़ना दूर की बात है, मोस्टली पेरेंट्स को, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को पूरी तरह पता नहीं होता है इस एक्ट के बारे में कि कितने सारे उनको अधिकार गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बाय मिस्टर राजेश त्रिवेदी कि वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके, आप ये मान के चलें कि हमें इस एक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके हमें इसका इंट्रोडक्शन, इससे परिचय कराएं और क्या क्या कॉमन चीजें हैं जो हर पेरेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए इसके बारे में, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन में हैं कि जिसका यूज ही नहीं करता है कोई, और जो कि एक बहुत बड़ा एसेट यूजफुल हो सकता है किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लाइफ के लिए। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एंड आई हैंड ओवर इट टू मिस्टर राजेश त्रिवेदी, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और उनका एक्सपीरियंस सुन सकें। और बहुत ही आई होप कि बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है हम सब के लिए ये सेशन। त्रिवेदी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। राजेश जी, आपका माइक म्यूट है। ओके, अब आवाज आ रही है? हेलो, ओके। हाँ जी सर। ओके, चलिए आप लोग रिस्पांस दीजिएगा, नहीं तब पता चला मैं बोले जा रहा हूँ आवाज जा नहीं रही है। ये टू वे होना चाहिए और ये वेबिनार वगैरह में करना। आवाज आ रही है और बाकी सभी पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक म्यूट रखिए ताकि किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो सेशन के दौरान। जी, तो वेबिनार वगैरह करने का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है और खासकर इस प्रकार का टेक्नोलॉजी का 2-3 प्रोग्राम किया, बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर मैम ने कहा कि चलो, बहुत दिन तक फील्ड से दूर हो गए थे। एनीवे, मैं तो सोच रहा था कि मुझे सिर्फ RPWD एक्ट के बारे में बताना है, तो मैं उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर था कि मैम ने कहा बिल्कुल कड़क से, तो बताने के लिए तो कई दिन कम पड़ जाते हैं अगर मैं बोलना शुरू करूं तो इस टाइप की नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो गई। बट एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं कड़क से ही। मान लीजिए कि हम सभी को कुछ पता नहीं है, हमें देश के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, हम जानना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन इनफैक्ट डिसेबिलिटी के रूप में कब हुई, कब से इसकी शुरुआत हुई और उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास कब से हुआ स्टार्ट। तो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग आप सबको पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं जो सबसे पुराने माने जाते हैं, धर्म ग्रंथ जो हमारे एक रिटेन रूप में है, उसमें भी सबसे पुराना है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ऐसी चर्चा है कि गुरु बृहस्पति के भाई उदत, उनके पत्नी का नाम ममता था, उनके यहाँ एक बालक जन्म लिया, उसका नाम था दिग्तमा और वो बाय बर्थ ब्लाइंड थे। गुरुकुल में जाके उन्होंने सबके साथ शिक्षा ग्रहण की और वो ब्रह्मर्षि कहलाए। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा था कि मैम ने जो कहा वो काफ़ी कह दिया, लेकिन हाँ, एक लगा हूँ, एक पैशन है
फील्ड में काम करने का, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कहीं तो मैम लोगों ने बता ही दिया, बाकी तो मिलते जुलते बातचीत करते रहेंगे। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो आज जो हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो इंक्लूजन हमारे यहाँ आज से 6800 वर्ष पहले, जब वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी, हिस्ट्री में चर रचना हुई थी वेद की, तो उस समय लिखी गई, ऐसी मान्यता है। उसके बाद अगर हम काल की बात करें, इंक्लूजन की बात करें, तो अगर रामायण काल की बात आप करते हैं, तो मंथरा फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी राम के दरबार में काम करती थी, वहाँ पुनः इंक्लूजन था, कोई एक्सक्लूजन नहीं दिखा। महाभारत काल की बात करें तो फिजिकली चैलेंज मामा विदुर पूरा महाभारत करवा डाले, और धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु एक साथ जाके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए, इंक्लूजन वहाँ भी दिखाता है। तो इस प्रकार से हमारी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। अब हम पिछले 10 सेंचुरी की बात करें, तो डिसेबिलिटी में काम कम ज़्यादा शुरू से होती रही है, और हमारे यहाँ हिस्ट्री में अगर डिसेबिलिटी की रिहेबिलिटेशन और इंक्लूजन और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है, तो सबसे पहले इंडिया में हुई थी, और वो भी आज नहीं। आपने मौर्य डायनेस्टी की बात सुनी थी, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के राज्यकाल में जितने भी लोग डिसेबल थे, उनको उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब दिया था, और ज्यादातर लोग स्पाई का काम, जासूस का काम किया करते थे। तो वहां से भी हमारा उसका पूर्ण रिहेबिलिटेशन का एक रिसोर्स मिलता है। अब हम पिछले दशक की बात करें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग घायल हो गए, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मैक्सिमम लोग घायल हो गए, खासकर इंडियन लोग भी बहुत सारे जख्मी हो गए, जिसमें डिसेबिलिटी आ गई। तो 1944 से थोड़ा सा सोचना शुरू किया गया कि भाई जो लोग हमारे सैनिक डिसेबल हो गए, उसको रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। एक कमेटी बनी, फिर उसके रिपोर्ट वगैरह आए, और उसी का एक बेस कहिए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप देहरादून जो अभी है, उसकी शुरुआत उसी से होती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्कूल की बात करें तो हमारे 1887 में फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल अमृतसर में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद सेकेंड स्कूल जो हमारा डिसेबिलिटी में हुआ पालमकोटा में हुआ था, जो 1890 में हुआ था, 3 साल बाद। ये थोड़ा सा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके बाद 1944 में, जैसे मैंने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा स्टार्टअप हुआ। फिर अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग तो हर समय हो ही रही थी, कम ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन होता गया। स्कूल वगैरह की शॉप में आने की कोशिश किया गया, और छोटे छोटे स्कूल बने, इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी बनना शुरू किया, उसके द्वारा ट्रेनिंग होने, लेकिन कोई फॉर्मल नहीं था, कोई स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क नहीं था। एक था जिसके थ्रू चल रही थी, कोई नेशनल फ्रेमवर्क में सब एक जैसा नहीं थे, अलग अलग क्लस्टर में लोग काम किया करते थे। फिर स्पेशल स्कूल की शुरुआत हुई, स्पेशल स्कूल बहुत सारे खुलते गए, और 1972 के आसपास तक स्पेशल स्कूल का ही कॉन्सेप्ट था। 1972 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हमारे थे, उनको इनिशियली हम प्रिपेयर करें, अगर वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपना काम दाम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, तो उनको अन्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय जिसको आज लोग कहते हैं, हालांकि सामान्य वर्ड हम बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो बोलना पड़ता है कई बार, नहीं तो हम विद्यालय कहें और विशेष विद्यालय कहें, तो वहाँ पे भेजना शुरू किया। लेकिन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो हमारा था एजुकेशन, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पे चलता है, लेकिन वो क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा था, बहुत सारे नीड थी। फिर 1994 में स्पेन में सलमान का डिक्लेरेशन हुआ, वहाँ पे एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई, और इंडिया ऑलरेडी वहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो वहाँ से वो चीज़ें टर्न होके आई, और हमारे यहाँ मॉडिफाइड वर्जन में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में आया, जो शिक्षा घर घर और द्वार द्वार की बात हुई। ये तो हमारा एक पार्ट था। जब हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, तो लगभग 70 से हमारे यहाँ छोटे छोटे एनजीओ के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा काफ़ी हल्ला मचाया गया कि नहीं भाई, हमारे लिए भी कुछ राइट्स की बात होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क चलता रहा, और फाइनली 1993 और 92 के 83 और 92 के बीच में एक डिकेड को यूएनओ के द्वारा डिसेबिलिटी के लिए स्पेशली संबोधित किया गया, डिक्लेयर किया गया। वहाँ से और थोड़ा सा इस स्पीड को मोमेंटम पकड़ा। इस बीच में हमारे काफ़ी सारे नेशनल इंस्टीट्यूट खुल चुके थे, सबकी जगह अलग अलग ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन उसमें कोई नेशनल लेवल का एक फ्रेमवर्क नहीं था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। अब इस एक्ट के द्वारा 16 टाइप ऑफ रिहैब प्रोफेशनल को तैयार करने की बात हुई, जो आज के समय में अराउंड 1,40,000 रिहैब प्रोफेशनल ट्रेंड होकर आरसीआई से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और एवरी ईयर अराउंड 20,000 रिहैब प्रोफेशनल डीएड, बीएड, एमएड, पीजीडीपी और अन्य रिहैब प्रोफेशनल के ग्रुप में जो 16 टाइप है, वो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं। इसी बीच एक नया मोमेंटम आया कि भाई इन पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लिए राइट्स की बात किया,
तो काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे काफ़ी जो एमिनेंट पर्सनालिटी थे डिसेबिलिटी के, फिल्मी, सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी ने मिलकर 1995 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। उसमें कहा गया इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ये पहला एक्ट था, पहला लेजिस्लेशन था जहां से हमें लीगल रूप में हमें राइट्स की बात हुई, और उसमें 3% रिजर्वेशन की बात हुई, और कई जगह रेलवेज एयरवेज वगैरह में तो कहीं ना कहीं कंसेशन बेनिफिट की बात होने लगी। इस एक्ट में हमें 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को रखा गया पहली बार, जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस और लेप्रोसी क्योर था। जैसे ये बना तो पता चला कि इससे भी और डिसेबिलिटी जो है कुछ ऐसे हैं जो सीवियर कैटेगरी के हैं, हम उसको इसमें छोड़ दिए, उसको स्पेसिफिक फोकस चाहिए। तो जस्ट उसके 4 साल बाद एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट बना, और उसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया। तो पहले 1995 में 7 थे और इसमें 4 यानी 11 हो गए, बट दोनों में मेंटल रिटार्डेशन कॉमन था, अर्थात हमारे पास 10 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी थी जिसको हम आफ्टर करना था। तो आरसीआई एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये 3 एक्ट जब हमारे पास आया तो एक मोमेंटम सा फील हुआ हमारे पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, प्रोफेशनल को, कि अब इनके भी राइट है, इनके लिए भी कुछ किया जाने लगा, और सोसाइटी में ग्रेजुअली कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट होने लगी, क्योंकि हम नेचुरली एक मास में हम लोग फॉर्म होने लगे। फिर ये चलता रहा। फिर एज अ पैरेलली एक ऐसा मोमेंटम स्टार्ट हुआ कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी है, हर देश की उसकी अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग सुविधाएं हैं, तो क्यों नहीं एक इंटरनेशनल ऐसा ट्रीटी बने जो यूएन के द्वारा हो और वो सभी देश उसको माने। तो इसमें काफी मंथन स्टार्ट हुई, फाइनली एक स्ट्रक्चर के रूप में 2006 में आया, और उसमें सजेशन वगैरह मांगने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो बहुत सारे सजेशन, इनकॉर्पोरेट, रिकमेंडेशन करना पड़ता है, चेंजेस होते हैं। बट आफ्टर 1 ईयर 2007 में वो एक शेप में आया और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और फर्स्ट डे ही उसको 81 कंट्री का साइन मिला, मतलब 81 कंट्री ने यूएनसीआरपीडी पे साइन किया कि हम इससे सहमत हैं और हम अपने यहाँ लागू करेंगे। ये बात हो गई। तो फाइनली 2007 में साइन हुआ, और 30 मार्च को, और हमारे देश में, भारत में 1 अक्टूबर को उसको पार्लियामेंट से भी रेटिफिकेशन कर दिया। साइन करना एक अलग बात है, यानी सहमत है, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लागू करेंगे। जब हमने साइन कर दिया और रेटिफिकेशन हो गई, तब है कि यूएनसीआरपीडी में जो जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने एक्ट में बदलाव करना होगा। तो एक मेजर चैलेंज जो तो हमारे एक्ट क्या थे, आरसीआई एक्ट तो प्रोफेशनल तैयार करने के लिए थे, लेकिन हमारे पास पीडब्ल्यूडी एक्ट थे जिसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, और नेशनल ट्रस्ट एक्ट है जिसमें 4 प्रकार के डिसेबिलिटी। तो दोनों मिला के मैंने जैसा कि बताया कि 10 होते हैं। तो इस पे स्टार्टिंग हुआ काम 2008 से, और बहुत सारी कमेटी बनती। इसी बीच 2011 में जनगणना हुआ, आप लोग सबने देखा होगा, हर साल 10 साल पे होती है, और इस साल भी होना था, लेकिन कोविड के कारण हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, गॉड नोज। तो उसमें पहली बार ये पता चला कि ऑथराइज वे में, लीगली वे में कितने पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी हमारे जो है देश में, उसकी संख्या है। तो 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे देश में थे एज ए रिकॉर्ड, जिसको हम लोग बेस मान के अभी तक कोट करते हैं। हालांकि इसकी संख्या काफी बढ़ गई है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेस में जब भी हम कहीं कोट करते हैं तो लीगली हमारे देश में 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो टोटल पॉपुलेशन का 2.21 है, 22%। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ एक डिसेबिलिटी का डेटा भी आ गया, एक्ट भी आ गया, और इसको लेके हमें एक स्ट्रेंथ मिला कि जिस देश में समझिए उस समय 2.68 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी छोटे छोटे कई देश है जिसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है। फिर अब यूएनसीआरपीडी की बात क्या हुई, क्यों आई, तो यूएनसीआरपीडी आने के पीछे लॉजिक क्या था? तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि अभी तक डिसेबिलिटी को हम लोग एक डिसेबिलिटी के बारे में मानते हैं, यानी मेडिकल मॉडल के रूप में देखते थे, लेकिन यूएनसीआरपीडी कहता है कि मेडिकल मॉडल नहीं, हमें सोशल मॉडल को फोकस करना है। और मेडिकल मॉडल में क्या होता है, मेडिकल मॉडल में अगर आप जनरली कॉमनली बात करें तो डिसेबिलिटी को एक कंडीशन मान लेते हैं कि डिसेबल हो गया, जबकि सोशल मॉडल में कहता है ये जो डिसेबिलिटी है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से, ये रिस्ट्रिक्शन से, ये बैरियर से, अगर सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, सारा बैरियर, सारा रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए
तो डिसेबिलिटी मिनिमाइज हो जाएगी। अब ये बात कैसे, तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल से आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि सर टेक्निकल टाइप की है और हम लोग टीचर ट्रेनर है ना, तो बिना एग्जाम्पल दिए बर्दाश्त नहीं होती है समझाने के लिए। लगता है कि एक एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगी। अब मान लीजिए अभी जितने लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम सभी लोग विजुअल हैं, मतलब हम लोग को आंखों से दिखाई देता है, यानी ब्लाइंड नहीं है। अगर रात के अंधेरे में एक एक लाइट चली जाती है तो उस समय हम लोग कुछ लिख पढ़ सकते हैं? नहीं लिख सकते। हम लोग क्या हो जाएंगे? डिसेबल हो जाएंगे, माने हमारी जो एबिलिटी है वो डिसेबल हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं? कोई हिलना मत, एक आदमी घर का उठेगा, अपने घर से मैं बदनाम मैम, अपने घर से बदनाम मैम, और धीरे से पहले मोबाइल सर्च करते, मोबाइल किधर है, क्योंकि आजकल मोबाइल में लाइट है। पुराने जमाने जब मोबाइल इतना एक्सेसिबल नहीं था तो हम लोग मंदिर अरे माचिस ढूंढते थे, कैंडल किधर है, तो जनरली या तो किचन में मिलेगा या मंदिर के पास मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ब्लाइंड पर्सन कहता है कि आई एम नॉट डिसेबल, यू आर डिसेबल, बिकॉज वी कैन वर्क डे एंड नाइट विदाउट लाइट एंड यू कांट। हम लोग लाइट के अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते बिना लाइट का। और वो कहता है मैं तो इको फ्रेंडली हूँ, लाइट रहे ना रहे हम तो 24/7 काम कर सकते हैं। अर्थात लाइट का होना ना होना हमारे लिए एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। एट द सेम टाइम ब्लाइंड पर्सन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो डिसेबिलिटी में जो भी लिमिटेशन है, अब जो चौपाया बन के पीडब्ल्यूडी में हमारे लोकोमोटर वाले चलते हैं, हम माइनर सर्जरी करा के या कैलिपर क्रैचर दे देते हैं तो स्टैंड हो जाता है, स्टैंड होता है तो चलने लगता है, व्हील चेयर देते हैं तो करता है, मोटर व्हील चेयर देते हैं तो मोटरसाइकिल की चलाने लगता है, ट्राईसाइकिलर देते हैं तो हाथ से चलाता है, मोटर ट्राईसाइकिल तो स्कूटर हमारी तरह चलाता है। तो हमने क्या किया, उनको उस बैरियर को खत्म किया। तो सोशल मॉडल में यूएनसीआरपीडी का फोकस था कि हम डिसेबिलिटी को एक बैरियर के रूप में देखते हैं और उसको अगर हम मिनिमाइज कर दें, सपोर्ट कर दें, तो आराम से वह हमारे आपकी तरह काम करना शुरू करेगा। और हम जितने भी लोग हैं सब यूनिक अपने आप में क्रिएशन है। हम कभी भी दो लोगों के बीच में तुलना ना करें, क्योंकि हर की अपनी लिमिटेशन और स्ट्रेंथ है, तो हमें ऑलवेज स्ट्रेंथ को फोकस करनी चाहिए। थर्ड बात जो उनका था कि इम्फेसाइज ऑन इंक्लूजन, हमें इंक्लूजन के बारे में फोकस करने की आवश्यकता है। अगर हम इंक्लूजन को फोकस नहीं करेंगे तो हम जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, वो सबके साथ सबका विकास होना चाहिए, तो वो चीजें नहीं हो पाएगी। कैसे? अगर किसी परिवार में एक हमारा बच्चा पीडब्ल्यूडी होता है, डिसेबिलिटी वाला होता है, तो परिवार में वो अकोमोडेट कर जाता है, परिवार के सारे लोग उसके अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर वही बच्चा अगर हमारे सोसाइटी में आता है तो क्या हम लोग क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते? हमें भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। जब हम मेट्रो में चढ़ते हैं तो जैसे 4 पैसेंजर आता है, फिर हम लोग अपने को रीएडजस्ट करते हैं कि नहीं? तो लाइफ में सक्सेसफुल रहने के लिए रीएडजस्टमेंट का होना बहुत आवश्यक है। तो पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी को इंक्लूजन के लिए सोसाइटी में थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट की आवश्यकता है, तभी जाकर होगी। तो यूएनसीआरपीडी का ये 3 फोकस था कि मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल और इंक्लूजन को उन्होंने इस ढंग से बताया कि हमें रीएडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है। अब उन्होंने थोड़ा सा अनम्यूट करें। अब क्या हुआ कि यूएनसीआरपीडी के जो मेन पॉइंट है उन क्रक्स को लेके हमारे यहाँ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना। यानी पहले क्या था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसमें जोड़ दिया गया द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। यानी 2008 से स्टार्ट हुआ 2016 तक बहुत सारे इसकी मीटिंग्स हुई, कमिटियां बनी, इनकॉर्पोरेशन हुई, अलग अलग पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लोग, VI, HI, MR, लोकोमोटर वाले अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देते रहे, मॉडिफिकेशन होता रहा और एक लॉन्ग टर्म चला। हालांकि इतना नहीं चलना चाहिए, बट फाइनली चाहे जो भी हो एक शेप में आया और इसको 2016 में लॉन्च किया गया। बट इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमने 10 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात की, इसमें 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया। यानी पीडब्ल्यूडी में 7 था और अब हो गया 21, यानी जस्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए पहले 7 थे, अब 21 हो गए। पॉपुलेशन 2011 में थी 2.68 करोड़, आज हम 2021 में, यानी 10 साल बाद। तो हम व्यक्तिगत मेरा एस्टिमेशन है कि आज के समय में अगर एक्चुअल असेसमेंट किया जाए तो 8 to 10 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हमारे देश में है। और एक फैमिली में 4 से 5 लोग एवरेज होते हैं,
हमारे देश में, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30, यानी 30 से 40 करोड़ पॉपुलेशन इस देश का पार्सली या फुल्ली पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी से प्रभावित हो रहा है, अंशतः या पूर्णतः। तो ये एक मेजर चैलेंज है गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी दोनों के लिए कि किस प्रकार का हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, किस प्रकार से एक कम्युनिटी डेवलप करें, हमारा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या मॉडलिटी होनी चाहिए कि इन लोगों को एकोमोडेट करके इनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और सुरक्षा की बात करके एक सामान्य और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, लीड करने के लिए उनको तैयार करें, प्रिपेयर करें। ये एक मेजर चैलेंज है। और अब अगर सोचिए कि 30 करोड़ पॉपुलेशन, जैसे हम लोग एक फैमिली के भाई माता पिता होते हैं, एक एक घंटा भी उसके सपोर्ट में अगर काम करते हैं तो 30 करोड़ घंटा पर डे हम उसमें लगाते हैं, जो कहने के हम लोग फुली ट्रेंड और प्रोफेशनल वे में नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस सिस्टम को उनकी सारी व्यवस्था करे तो 30 करोड़ घंटा, 30 करोड़ आवर्स पर डे सेव होके ये ह्यूमन रिसोर्स किसी और डायरेक्शन में अगर जाएगी तो कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये एक बिग क्वेश्चन है हम सब के लिए। एनीवे, अब हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या मेन फीचर था। तो मेन फीचर ये था, जैसे आप देखते होंगे आजकल के बच्चे, हम लोग तो थोड़ा पुराने जमाने में आ गए, पहले हम लोग थोड़ा बात भी सुन लेते थे, डांट भी सुनते थे, एटिकेट मैनर वाला डर भी लगता था। आजकल के बच्चे एकदम गिव एंड टेक, रोबोटिक हो गया है। तो कहने का इसका था कि हम प्रत्येक व्यक्ति की जो चॉइस है, जो राइट है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं लगाए। हम उसको उसके जो कैपेसिटी है, उसकी जो थॉट है, उसकी जो थिंकिंग है, उसको पूरा मौका दें, हम पूरा उसको फैसिलिटेट करें, उसको हम पूरा सपोर्ट करें, ताकि अब सपोर्ट पॉजिटिव डायरेक्शन वाला होना चाहिए, निगेटिव वाला नहीं, ताकि वो अपने आप को ग्रोन अप कर सके। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं गमले में, तो हम क्या करते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसकी मिट्टी को थोड़ा कोड़ते हैं, लेकिन पौधे को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे, तुम अपने से ग्रो करो। तो बच्चे को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो फुल्ली ग्रो कर सके। उसके इनहेरेंट कैपेसिटी जो है, खासकर एमबीसीएन में मैंने 1-2 बार जाने का मौका मिला, तो देखा कि वहाँ पूरा दिया जाता है फ्रीडम, चाहो जो करना है कर लो। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल्स होती है वो निकल के आता है और काफी अच्छे से वो लोग ग्रो करते हैं। तो पहला इनका तो ये पार्ट था कि रिस्पेक्ट टू इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। दूसरा जो उनका था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि जैसा कि मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, हमारे आदि काल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, आज भी नहीं है, बट कई बार प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, देखा गया है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसा, हमारे देश का जो बुनियाद ही डिस्क्रिमिनेशन पे बैठा हुआ है। मैं बुरा नहीं माने कोई पॉलिटिकल, यहाँ पे कभी हम जात के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कभी कास्ट के नाम पे, कॉम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के नाम पर, टोपोग्राफिकल लोकेशन के नाम पे। तो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो हालांकि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, फॉरेन कंट्री में भी होती है, कम ज्यादा हर जगह होती है, वहाँ पे गोरे काले की बात होती है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे राइट्स में क्या है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लियरली एक पॉइंट मेंटेन किए, हम किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। भेदभाव कैसा, मेन एंड वुमेन। जैसे कि कई जगह ऐसा देखा जाता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि अरे लड़का को पढ़ाओ, लड़की पढ़ के क्या करेगी। हालांकि कॉन्सेप्ट पुराना है, आजकल थोड़ा मोड़ा बचा है। तो इसको क्लियरली मेंशन किया गया कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वुमेन और वुमेन में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात उस समय भी किया गया था, कब, पीडब्ल्यूडी एक्ट में। तो इसमें भी कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, यदि हम मौका देंगे तो उसको अवसर देंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। अब मौका और अवसर कैसा होगा, इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मौका और अवसर का मतलब होता है एक काइंड ऑफ गाइडेंस, मोटिवेशन, सपोर्ट। कई बार गाइडेंस और सपोर्ट और मोटिवेशन से अच्छे अच्छे व्यक्ति जो डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में हो जाते चले जाते हैं, वे लोग भी बाहर निकल कर आते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करूं, जब मैं अपने प्रीवियस ऑफिस एसिल काउंसिल फॉर पर्सन डिसेबिलिटी में काम कर रहा था, तो हमारे जो सीईओ थे, उनके पास एक पेरेंट्स आए। हालांकि हमारे जो सीईओ थे एयर इंडिया से बिलोंग करते थे, तो वो पेरेंट्स जो थे वो भी एयर इंडिया से थे। तो कहने के उनको पता चला होगा, फिर आए, उन्होंने बातें की, फिर वो मुझे बुला गया। एक्चुअली उनका एक ही बेटा था, एक बेटा एक बेटी। बेटा फर्स्ट क्लास नॉर्मल हमारे आपकी तरह जैसे होते हैं, 12th पास किया, इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया, पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर में वो पढ़ रहा था।
और आपको आश्चर्य लगेगा कि लड़का मॉर्निंग में उठा, ब्रेकफास्ट किया, फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया, ब्रेकफास्ट करने गया, ब्रेकफास्ट करके फिर सेकंड क्लास प्रैक्टिकल में जाता है, और टेबल पे जब लाइन ड्रॉ करता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो बार बार लाइन ड्रॉ कर रहा है, उसको दिख रहा है कि लाइन ही नहीं ड्रॉ हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में वो अपने दोस्त को बुलाया, यार देखना पता नहीं क्या लाइन नहीं ड्रॉ नहीं हो रहा था। दोस्त जब आया, उसका जो भी कलीग रहा होगा, तो बोला कि यार पूरे पेपर खराब कर दिए, बोला लाइन नहीं ड्रॉ रहा है। बोला यार मुझे तो दिख नहीं रहा। फिर उसने दूसरा पेपर दिया ड्रॉ, अब दिखा, बोला नहीं यार। दोस्त को डाउट हो गया कि इसको आंखों में कोई प्रॉब्लम है। फिर उसको वो डॉक्टर के पास लेके गया। जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में दो सब बच्चे होते हैं। उसका पता चला कि इसके दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई, मैंने जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है, लाइट गायब। आप इमेजिन कर सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है। 10 मिनट पहले तक ठीक है, लंच ब्रेकफास्ट सब सॉरी ब्रेकफास्ट फर्स्ट किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लास किया, तब तक कोई दिक्कत नहीं आया। तो उसके आंखों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था, जो हालांकि वो इतना जल्दी होता नहीं, बट अपने आप में यूनिक केस है, हो गया। अब एक लड़का जो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा हो, उसको आंखों की रोशनी दोनों चला जाए तो क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह का प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ, किसी ने कहा रसिया में उसका इलाज है, तो रसिया भी गए उसके पेरेंट्स लेके, बस उसका कोई इलाज नहीं है, शायद आप लोग को पता होगा। फिर ये तो हुआ मेडिकल पार्ट। दूसरा पार्ट अब धर्म वाला, पूजा हवन, नवरात्रा, जगरात्रा, चौकी, जितना भी होता है, माता की चौकी, फलाना चिलाना, जितना जो पेरेंट्स को कहे, पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। लड़का फ्रस्ट्रेटेड हो गया बहुत ज्यादा। समहाउ किसी ढंग से वो लोग कोशिश कर रहे थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो क्रॉस पढ़ने से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, रोशनी गायब, और किसी से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि देखने में वो दिख नहीं रहा है कि वो ब्लाइंड है, आंख वैसी नॉर्मल है, रोशनी गायब है। तो ये सिचुएशन थी, तो ये चल रहा था, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में था, लेकिन वो बहुत ही डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में था, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना, कुछ नहीं। तो ये सिचुएशन, जस्ट उसका मैं बैकग्राउंड बताया। तो जब उसके पेरेंट्स से हमें मिलवाया, मैंने सारी स्टोरी सुनी, तो मैं एज जनरल उसको कहा कि आप उसको ब्लाइंड रीफ एसोसिएशन भेजिए, वो थोड़ा कंप्यूटर चलाना सीख लेगा, ब्रेल वगैरह का ज्ञान बेसिक हो जाएगा, तो उसको ईजी होगा आगे। वो जाने को तैयार नहीं। फाइनली एक दिन मैंने बुलाया उस लड़के को, थोड़ी सी मैंने काउंसलिंग की। मैंने बोला देख यार, सिंपल बात, तेरी आँख की रोशनी अभी गई है, हम लोग का 20 साल बाद जाएगा, बुढ़ापे में हम दोनों एक ही कैटेगरी में होंगे, तो टेंशन क्या, किसी का बाद में जाता है, किसी का पहले। तुम्हारा चला गया तो तुम्हें तो जवानी में चला गया, तो डिपेंडेंट हो जाएगा, बुढ़ापे में तो हम लोग का घुटना भी खराब, कान भी खराब, आंख भी खराब, मल्टीपल में आ जाएंगे। मैंने संभाव अपने हिसाब से काउंसलिंग करने की कोशिश की और मोटिवेट किया। मोटिवेट करते करते वो इतना मोटिवेट हो गया कि वो कहा कि सर मैं जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहता हूँ, वो भी जेएनयू से। मैंने थोड़ा सा गाइड किया, इंटरेस्ट दिया, उसका हो गया 1 ईयर वो मास्टर्स किया। फिर बोला कि इंटरनेशनल स्टडी में हम मास्टर्स करना चाहते हैं, जेएनयू का एंट्रेंस दिया, रिटन क्वालिफाई कर गया, तो अभी जेएनयू से मास्टर्स कर रहा है। फिर मैंने उसको मोटिवेट किया, यार तू इतना इंटेलिजेंट है, तू तो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। तो लास्ट ईयर विदाउट तैयारी करके पीटी दिया था, तो 6 नंबर से रह गया। तो मुझे बोला राजेश सर आप टेंशन मत लो, इस बार तो बिना तैयारी कर दिया, अगले बार मैं डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो मेरा उसका एक बॉन्डिंग है, जितना वो पैसा कमाएगा उसका 75% मुझे देगा। इस बॉन्डिंग पे वो तैयार हुआ और कहा कि मेरा जहां जहां पोस्टिंग होगा साथ में मैं आपको रखूंगा। तो इस ढंग से मैंने उसको मोटिवेट किया। कहने का मेरा ये मतलब था कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन और सपोर्ट देने से आज वो लड़का जो इतना डिप्रेस्ड था, किसी से मिलना चाहता था, फेस नहीं करना चाहता था, आज वो एक यूपीएससी क्वालिफाई करके एक एसेट देश के लिए बनना चाहता है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया, सही डायरेक्शन में गाइड किया, और ऐसे मेरे दर्जनों स्टोरी है जो मैं अपने पार्ट के साथ करता हूँ। अब एक पार्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी हमारा एक मेजर चैलेंज है। अभी तक एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जनरली होता है रैंप है, टॉयलेट में हैंडल्स है, बस बहुत ज्यादा क्या तो एक दो चीज। लेकिन आज के समय में एक्सेसिबिलिटी नॉट यही है, एक्सेसिबिलिटी बहुत सारा चीज है। तो उसको एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को जो जरूरत हो, जहां जरूरत हो, जैसे जरूरत हो, उसको वो सुविधाएं हम प्राप्त करें। एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा, चूंकि हमारे बहुत सारे टीचर्स होंगे, तो एक्सेसिबिलिटी का एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं, आपको बहुत सारे एग्जांपल जानने को मिलेगा। एक बार जब मैं प्रीवियस काउंसिल में था, तो हमारा प्रेजेंटेशन होता था डिपार्टमेंट का, और वो रिजेक्ट कर दिया जाता था, मतलब कन्विंस नहीं कर पाते थे हमारे एक्सपर्ट लोग। तो लास्ट में मुझे कहा कि राजेश तुम कुछ कर सकते हो। मैंने सर कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन है कि मुझे फ्रीडम मिलेगा। जगह फ्रीडम मतलब हम अपने हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, आपकी तरफ पीपीटी वगैरह लगेगा कि उतना हमको बोलने उलने में दिक्कत होती है। तो कहा ठीक है, तो पीपीटी बना लो, ये कर लो। हमने सर उस सब की जरूरत नहीं, वो सब तो आप लोग कर लीजिए, मुझे 5 मिनट का डेमो देने के लिए दिखा दीजिएगा, मैं बस
उसी में मैं आपका सारा काम करा दूंगा। तो डेमो, तब बोला हाँ। अब जैसे कल प्रेजेंटेशन है तो आज शाम में आए, अब सोच रहा था क्या करूं। तो द्वारका सेक्टर 12 में मेरा ऑफिस था, 5th फ्लोर पे, और उसी के ग्राउंड फ्लोर पे हल्दीराम का दुकान है, मतलब जो मिलता है खाने पीने का। अब मैं सोच रहा था क्या डेमो दूंगा ताकि ऊपर वाले को कन्विंस किया जाए। तो मैं मॉर्निंग में निकला ऑफिस के लिए, फिर बैक आया। बस मैं अपने किचन में देखा क्या क्या है। एक सबसे बड़ा वाला कप जो मग टाइप का होता है, फिर एक छोटा वाला कप जिसका बॉटम ऊपर की तरह ही जितना होता है, एक जो ऑफिशियल कप होता है गोल्डन नेक वाला जिसमें बॉटम छोटा होता है। इसी प्रकार से 3-4 वैरायटी का कप ले लिया जो घर में था। नीचे हल्दीराम से गया, उससे 2 स्ट्रॉ मांग लिया। हम यार लस्सी पीने वाला 2 स्ट्रॉ दो। सर क्या करेंगे, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम जल्दी दो। जान पहचान हो गई थी क्योंकि हम लोग खाने होने जाते थे। लेके पहुंच के झोरा में, जैसे बाबा जी नहीं होता है अपना झोरा में लेके टर्न टर्न कप सब रखे थे तो आवाज होती थी। तो बॉस पूछते थे इसमें क्या, हमने सर ये जादू की पोटली है। तो बॉस को विश्वास नहीं हुआ कि जाके पता नहीं क्या कर डाले, क्या पहले पोटली दिखाओ। तो लेके आए, एक एक करके कप निकालना शुरू किए। तो कहते व्हाट नॉनसेंस। हमने ना सर देयर इज नो नॉनसेंस, ये फुल ऑफ सेंस। कहा कि कैसे, हमने देखिए सर ये 4 कप है और ये स्ट्रॉ है, इसका क्या यूज है। तो क्या यूज है, कप है, हम क्या बताओ। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एक मल्टीपल डिसेबिलिटी का ग्रुप है और उसको चाय सर्व करना है, एक एक्टिविटी हम लेते हैं, तो जो हमारा सेब्रल पल्सी वाला होगा उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है। दिख रहा है ना मेरा हाथ आप लोग को। तो उसको ये बड़ा मग्गा वाला कप देंगे कि वो ऐसे ऐसे करते हुए भी वो बड़ा सा उसका हैंडल होता है, उसमें 3 उंगली डाल के अपने खींच के पी लेगा। हियरिंग इंपेयरमेंट वाला होगा, उसको दिखाई दे रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसको जो ऑफिशियली गोल्डन नेक वाला है ना, इसमें चाय देंगे, ये आराम से उठा के पी लेगा। ब्लाइंड पर्सन जो होगा उसको जितना टॉप उतना बॉटम वाला कप देंगे, क्योंकि वो हाथ को टेबल से ऐसे सटा के आगे बढ़ा के कप को पकड़ता है। अगर छोटा बॉटम होगा तो पलट सकता है, तो चाय गिरेगी, कपड़ा पर जल जाएगा, प्रॉब्लम होगा। और ये कप हमारे आपकी तरह वाले लोगों के लिए होगा। तो कहते ये स्ट्रो क्या है। हमने सर कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके पास सब कुछ है, दोनों हाथ काम नहीं कर रहा, क्या वो चाय नहीं पिएगा। तो ये स्ट्रो उसके कप में डाल देंगे, वो चाय पी लेगा। तो हो गया ना सर। हमारे बॉस सरप्राइज्ड। गया वहां पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई, तो बॉस ने इंट्रोडक्शन दिया डॉक्टर निहारिका, उसके बाद जो थोड़ा बैकग्राउंड बताना था। तो थोड़ा लेट हो गई थी मीटिंग, तो उन लोगों ने कहा ये सब छोड़िए, आप हमें फैक्चुअल चीज बताइए। तो डॉक्टर निहारिका हमारी हेड थी, उन्होंने कहा कि राजेश विल डू इट समझ। फिर मैंने वही निकालना शुरू किया, तो आवाज होने लगी, तो सबको आश्चर्य हुआ। फिर जो स्टोरी भी मैंने आपको सुनाई वो सब कुछ सुनाया। हमने देखिए यही है डिसेबिलिटी। अब आप सोचिए कि आप कहते हैं डिसेबिलिटी, यार हर व्यक्ति की नीड अलग है, तो हमें तो इतनी चैलेंज फेस करना पड़ता है। और आप लोग अभी 4th फ्लोर पे हो, लाइट मैं ऑफ कर दूं, जल्दी से निकल के दिखाइए, तो कोई निकल पाएंगे नहीं। तो आप सोचिए कि अगर 1 मिनट के लिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस स्टार्ट हो गए। और वो व्यक्ति जो जन्म लिया बाय बर्थ ब्लाइंड है, जिसने इस दुनिया का दिन और रात नहीं देखा, सूरज का उगना और डूबना नहीं समझा, सिर्फ वो गर्मी से महसूस करता है कि दिन हो गया और गर्मी कम हो गई तो रात हो गया। ये दुनिया कितनी कलरफुल है, हम कितनी वेराइटी चेंज करते हैं, कुछ उसको पता नहीं है। कहते हैं हमने आज लाल पहन के आया, आज रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो मान लेता है, जो कहते हैं वही मान लेता है। क्या कभी आप लोगों ने इस चैलेंज को समझा। आप बिलीव करेंगे, सारे बोर्ड मेंबर ने कहा कि आप लोगों को क्यूपी और क्यूआरसी में परमिशन की जरूरत नहीं है, आप एक मेल कर दो, हम लोग परमिशन दे देंगे। और सेम मीटिंग में 17 जॉब रोल का अप्रूवल हमको मिल गया, नहीं तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा था। क्या था, सिर्फ प्रेजेंटेशन थी, हमने एक्सेसिबिलिटी उनको दिखाई कि हमें कैसे इंडिविजुअल के साथ काम करना होता है। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी पार्ट थी। अब बात है, एक और पॉइंट था, इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। देखिए ये तो एक्ट में कह दिया, लेकिन ये सृष्टि के साथ बना हुआ है। रथ के 2 पहिए पैरेलल चलेंगे तो रथ चलेगा, अर्थात समाज में मेन और वुमेन इक्वल हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। पक्षी जब तक दोनों पंख चलाएगा तभी उड़ेगा, एक काट दीजिए उड़ नहीं सकता। तो मेन एंड वुमेन में इक्वलिटी ईच एंड एवरी स्फीयर में होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो वुमेन का तो सबसे शुरू से आदिकाल से ज्यादा विश्वास प्रताप सब रखा गया। देखिए राधा तब कृष्ण, सीता तब राम। और हमारे यहाँ शादी भी होती है तो लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दिया जाता है, मतलब इसको ऊपर रखो अपने से।
अर्थात इज्जत और सम्मान है। तो यहाँ कहा गया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए, यानी इक्वलिटी की बात हो। और जहां जहां हमने मौका दिया वुमेन को, एम्पावर्ड किया, डेफिनेटली उन्होंने प्रूफ करके दिखाया और प्रायः अच्छा दिखाया। इवन एक व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था अभी कोरोना काल में कि जहां जहां पे वुमेन हेड है वहां पे कोरोना कम हुआ है, मेल वाले में ज्यादा हुआ है। हालांकि ये जोक था। तो आप लोग इतने एम्पावर्ड हैं जो हमारे वुमेन कम्युनिटी है, तो वो बातें थी। तो ये हमारा मेजर पॉइंट था जो हमने आपको बताया कि इन बीच में थी। और लास्ट था कि इवॉल्विंग कैपेसिटी, जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो उसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने प्रमोट किया। हालांकि यहाँ टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। प्लस ट्रायल। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या नया आया एक्ट में। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपको पता है कि बाय बर्थ होता है, जहाँ पे जिसमें कॉन्जेनाइटल्स जो हो या बाय एक्सीडेंट। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, आज के समय में मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गई है कि जितनी डिसेबिलिटी बाय बर्थ नहीं होती है उससे ज्यादा डिसेबिलिटी इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो रही, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, रेलवे एक्सीडेंट हो, अर्थक्वेक, भूकंप और अन्य कारणों से होता है। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर से डिसेबिलिटी की संख्या ज्यादा होती जा रही है, ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर जो जन्म से हो रही थी। एक मेजर चैलेंजेज है। तो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप आप लोग कॉमन, लेप्रोसी क्योर, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ खत्म हो गया, बट अभी भी कुछ लोग हैं जिसके उसके फिंगर वगैरह में या नी ज्वाइंट वगैरह में अभी भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो वो एक चैलेंजेस पहले भी थे जो अभी भी है। इसमें दो तीन चीज जुड़ी गई। लेप्रोसी क्योर ऑलरेडी, सॉरी, सेरेब्रल पाल्सी पहले था और अभी भी है, उसमें रखा नहीं गया। नया तीन चीज जो लोकोमोटर कैटेगरी में आया वो अच्छा है। एक है ड्वार्फिज्म, बौनापन, जिसकी हाइट 4 फीट 10 इंच होगा, वो ड्वार्फिज्म में कैटेगरी में होगा। बट यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है जो आप प्रोफेशनल को जानना जरूरी है। वो डिसेबल होगा, लेकिन वो डिसेबिलिटी कैसा होगा? वो डिसेबिलिटी ऐसा होगा कि हमारे पास, अरे सॉरी, ये कॉल आ रहा था, मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ पे करता हूँ। क्या गया? सर आपकी साउंड नहीं आ रही सर। अरे अब आ रही है? हेलो, यस सर, आवाज यस आ रही सर। है? ओके। हाँ तो जी, हाँ जी सर, अब आ रही है। ड्वार्फिज्म की हम बात कर रहे थे। तो ड्वार्फिज्म में 4 फीट 10 इंच की तो बात कर रहे हैं, बट 4 फीट 10 इंच से वो डिसेबल है। बट हम बात करते हैं जब डिसेबिलिटी की, तो हमारा सेंस सीधे होता है उसका बेनिफिट क्या है। तो जब तक 40% डिसेबिलिटी नहीं होगा एंड एबव, 40 एंड एबव, तब तक उसको हम लोग बेनिफिट नहीं दे सकते। तो जैसे 4 फीट 10 इंच से 4 फीट 9 8 7 6 करेंगे, वैसे वैसे उसकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है। अर्थात जो सिर्फ 4 फीट का है उसकी डिसेबिलिटी 40% है। फिर 4 फीट से थोड़ा सा नीचे आने लगेंगे तो डिसेबिलिटी का परसेंटेज वैसे ही इंक्रीज करता जाएगा। तो एक ड्वार्फिज्म आया। दूसरा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसमें प्राय बच्चे 18-20 साल के एज में मोस्टली बच्चों की डेथ हो जाती है। हालांकि 2-3 लोग हैं जो अभी 35-36 साल के एज तक सर्वाइव कर रहे हैं, और जिसकी परसेंटेज कम होती है उनकी बॉडी में, और थेरेपी वगैरह कंटिन्यूसली चलता रहता है तो थोड़ा लॉन्ग लाइफ उनकी हो जाती है। और जो एक और है एसिड अटैक विक्टिम्स, जो हमारे सोसाइटी में एसिड के द्वारा किसी को हम डिसेबल बना देते हैं डाल के, तो वो कैटेगरी को डाला गया। तो ये 3 नया लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ऐड हुआ। पहला था ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक विक्टिम। विजुअल इंपेयरमेंट एक कैटेगरी बनाया गया जिसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन को डाला गया, जो आप लोग जानते हैं 2 कैटेगरी है। तीसरा आया हियरिंग इंपेयरमेंट। पहले सिर्फ एक था हियरिंग इंपेयरमेंट, बट इसमें उसको कैटेगराइज कर दिया गया, डेफ, जो पूरी तरह से सुनाई न 70 डेसिबल एंड एबव उसका हियरिंग लॉस हो। उसके बाद 60 to 70 डेसिबल जो हियरिंग लॉस होगा उसको हार्ड ऑफ हियरिंग कहा गया। और एक थोड़ा सा उससे हटके आया, हालांकि उसी कैटेगरी में है लेकिन उसको रिजर्वेशन नहीं है, उसको बोलते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। आपके स्कूल में या कम्युनिटी बहुत सारे बच्चे या व्यक्ति होंगे जो तुतला के हकला के बोलते हैं। तो जो तुतला के हकला के बोलते हैं तो उसको भी इस कैटेगरी में डाला गया, लेकिन उसको कोई भी सरकार के द्वारा बेनिफिट नहीं मिलती, यानी रिजर्वेशन वगैरह की बेनिफिट उसको नहीं मिलती है। फिर हम लोग मेंटल रिटार्डेशन की बात करते थे। अब
यहाँ पे नाम बदल दी गई, मैंने टर्मिनोलॉजी बदल दी गया, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाया, और बाकी सारे उनके जो चीज थे वो सेम थे। एक यहाँ पे जो नया ऐड हुआ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक मेजर चैलेंजेज है, और आज के समय में अगर इसको एक्चुअल आइडेंटिफाई किया जाए तो एवरेज 4 से 5 बच्चे हर क्लास में जो स्कूल है उसमें मिल जाएंगे। लेकिन इसका असेसमेंट बहुत चैलेंजिंग है, कम हो रहा है, उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग होता है और लेट एज में आइडेंटिफाई भी होता है। तो ये एक मेजर चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है। फिर उसके आगे हम लोग पहले क्या था, लर्निंग डिसेबिलिटी को हम लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया के रूप में जानते थे जनरली, बट जब इसको इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक वर्ड, जो स्पेसिफिक वर्ड डाल दिया गया, और उसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया के साथ अफेजिया और डिस्प्रेक्सिया दो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है। ऐसे 7 है लर्निंग डिसेबिलिटी के कैटेगरी, बट इसमें 5 को इन्होंने आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये 5 डिसेबिलिटी को ऐड किया गया। डेफिनेटली ऐसे बच्चे बड़ी चैलेंजिंग थे, और हम लोग प्रायः जिनको पता नहीं होता है, सोचता है बच्चा ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं है, मार्क्स ड्रॉप हो रहा है, कि स्कूल में काम नहीं करता, बट कोई नहीं कि उसकी कॉग्निशन प्रॉब्लम होती है, जिस कारण ये हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले आ जाते हैं। ये तो हमारे मेजर थे। नेशनल टेस्ट में हमने देखा ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी थी, इसमें उसको पूरा नाम लिखा गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ गया, ऑटिज्म वाले वही सिम्टम्स हैं। हालांकि जब इस 21 डिसेबिलिटी आई तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मंत्रालय में आते हैं जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, कि और भी नई नई डिसेबिलिटी को ऐड किया जाए। वो कैसे होते हैं मैं जस्ट अभी आपसे शेयर करूंगा। तो एक ऑटिज्म है। अब मेंटल इलनेस, जनरली कंफ्यूजन लोगों में होता है कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस को लोग ऑलमोस्ट जिसको पता नहीं है वो एक ही मान लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि मेंटल इलनेस बाद में अकॉर्ड होता है, कोई सिचुएशन इन्वायरमेंट उस प्रकार से होता है, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेस, कोई या ऐसी घटना घटती है उसके कारण, तो ये क्यूरेबल है आफ्टर लॉन्ग टर्म, या कई बार नहीं भी होती है। तो उसको भी एक सेपरेट कैटेगरी पे रखा गया मेंटल इलनेस को, ताकि सॉरी उसको रिहेबिलिटेट और किया जाए। और इसके लिए एक मेंटल इलनेस के लिए एक अलग से हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट इस बार सीहोर एमपी में बना है, और किरण हेल्पलाइन उसका नंबर है। तो किसी को इस प्रकार की सपोर्ट हो, वो नंबर हम इसमें सॉरी अभी शेयर नहीं कर पाए हैं, याद भी मुझे नहीं है, बट वो किरण हेल्पलाइन काफ़ी है जहाँ से आपको काउंसलिंग और अदर सपोर्ट सर्विसेज मिलती है। इसके अलावा जो अलग है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को रोका गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक डिसेबिलिटी होती है, इनफैक्ट वो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में नहीं आता है, तो उसको रखा गया। क्योंकि इन लोगों को इसलिए रखा गया, पूछा गया कि आपको क्यों रखा गया। और पार्किंसन का मतलब होता है कि जनरली 50, 55, 50, 60 के एज में टेंशन से भी थोड़ा होता है, हाथों में कंपन होने लगता है। और आप ब्लैक मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अमिताभ बच्चन का जो लास्ट स्टेज हो जाता है जहाँ पे वो कमर झुका हुआ छड़ी लेके घूमता हुआ होता है, तो वो कैटेगरी आ जाती है। और कल रात को ही एक मैसेज हमारे पास आया, हमारी कलीग्स जो हमारे साथ काम करती है वो मुंबई गई थी, उसके पापा का कुछ तबीयत खराब था काफी दिनों से, फाइनली जब डायग्नोसिस हुआ तो पार्किंसंस निकल के आया कि उसका ये सिम्टम्स है। तो बड़ा टेंस हो गई थी, फिर हम लोग उसको जस्ट काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये 2 कैटेगरी को इसलिए डाला गया कि ताकि सरकार के द्वारा इनको बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट क्या होगा, पेंशन मिलेगी, आने जाने की सुविधाओं में रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन में उनको कहीं ना कहीं कंसेशन मिलती है, स्कॉट्स मिलता है उसको भी कंसेशन मिलती है। तो ये 2 न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में इसको लगाया गया। इसके साथ ही ब्लड डिसऑर्डर, 3 प्रकार के जो ब्लड डिसऑर्डर है उसको भी इस कैटेगरी में डाला गया। जैसे पहला था हेमोफीलिया, और हेमोफीलिया एक काइंड ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ये प्रायः मेल में होता है और बट फीमेल के द्वारा ट्रांसमिशन होती है, और ये जेनेटिक है। इसमें क्या होता है कि कहीं पे कट गया, जैसे सुई लग गई, चुभ गया, कट गया, तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से हम लोग कटता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा दिया बस ब्लड ठीक हो गया। इसका अगर कटेगा तो ब्लड रुकता है नहीं, तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाना, इसको इंजेक्ट करना भी बड़ा ही, अगर पता चल जाता है इसको हेमोफीलिया है तो डॉक्टर को बहुत ही प्रिकॉशन लेनी होती है, तो इसका डायग्नोसिस भी बड़ा टफ होता है इसको। तो इसका अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा वो तभी बनेगा जब इसके ब्लड को चेक किया जाएगा। अब ब्लड चेक करने पर इंजेक्ट करना होगा, इंजेक्ट करना होगा तो फिर ब्लड कौन रुकेगा। तो इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के समय में प्रायः मेडिकल टीम बोलती है कि आपका कोई हिस्ट्री इस प्रकार का है तो आप दे दीजिए, तो उसको बेस मान के हम कर लेंगे। तो एक मेजर चैलेंज हमारे लिए है। देन थैलेसीमिया, इसमें भी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, आपको पता होगा। इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम उनको हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड को चढ़ाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो ये भी है। और इसी का एक टाइप होता है सिकल सेल।
जैसे मान लो एक ब्लड है, वो गोल शेप में ड्रॉप है, तो ड्रॉप नहीं बन के वो सिक्कल की तरह ऐसे बन जाता है, हाशिए की तरह। तो ये भी एक चैलेंजेस है हमारे। तो इन 3 डिसऑर्डर को उसमें रखा गया। इसके बाद लास्ट था मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन्स इसमें से जितना भी जो हम 21 डिसेबिलिटी बताए, कोई भी 2 डिसेबिलिटी अगर मिल गया, मोर देन 1 डिसेबिलिटी कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल डेफ ब्लाइंड, यानी वह व्यक्ति जो सुन भी नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता है, तो वो डेफ ब्लाइंड। बट डेफ ब्लाइंड इट डज नॉट मीन्स कि पूरी तरह से वो ब्लाइंड होगा और पूरी तरह से वो डेफ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सुनने में दिक्कत हो, थोड़ा देखने में दिक्कत हो, अर्थात लो विजन होगा प्लस माइल्ड हियरिंग लॉस होगा। या कुछ व्यक्ति ऐसा होगा जिसको पैर से प्रॉब्लम हो, आंख से कम दिखाई दे रहा हो, पैन से प्रॉब्लम हो, कान से कम सुनाई पड़ रहा हो। तो ऐसे भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। अब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो टर्मोलॉजी तो ऐसे भी पहले यूज होते थे, लेकिन कुछ नया टर्मोलॉजी है उसको बताते हैं कि क्या क्या है। हालांकि ये वर्ड सिंपल है, आप लोग ने सुना है, ऐसा कुछ नया नहीं है, बट इसमें उसको किस फॉर्म में लाया है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन होगा, आरपीडब्ल्यू एक्ट में टर्मोलॉजी को ऐसे दिलाया गया, कोई भी प्रकार का हो, चाहे आई कॉन्टेक्ट हो, फेशियल हो, बॉडी लैंग्वेज से हो, लिप रीडिंग से हो, या जो भी रेडियो, टीवी, मोबाइल, किसी एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो, तो कम्युनिकेशन के फॉर्म में आया। एक आता है, एक टर्मोलॉजी यूज की गई, हाई सपोर्ट। अब हाई सपोर्ट का मतलब ही होता है, सुनने में ही लगता है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट, यानी कुछ ऐसे बच्चे या व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत ही इंटेंसिव सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उसको इसमें डिफाइन किया कि हाई सपोर्ट नीड्स वाले भी कुछ व्यक्ति या बच्चे होते हैं। खासकर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो सीवियर या प्रोफाउंड कैटेगरी होता है, वो हाई सपोर्ट नीड का होता है। सेरेब्रल पल्सी का क्वाड्रिप्लीजिया अगर होगा तो हाई सपोर्ट नीड में आ जाता है। लेकिन अगर उनको पूरी तरह से सपोर्ट दिया जाए, उसको प्रमोट किया, अब जैसे क्वाड्रिप्लीजिया है तो चारों हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो उनको हर चीज के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत होगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति ब्रेन वाइज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे हमारे एक संजीव सचदेवा थे, 2-2.5 साल पहले उनकी डेथ हो गई, नहीं ज्यादा हो गया, 58 ईयर्स में। वो पार्लियामेंट में डायरेक्टर पोस्ट पे थे और हमारी मुलाकात उनसे कई बार हुई थी। हाथ पैर दोनों काम नहीं करता था, बट ब्रेन वाइज काफी शार्प थे और डायरेक्टर पोस्ट पे रहते उनकी डेथ हुई। तो उनको क्या करता था, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलती थी तो उनका जो असिस्टेंट था उनको व्हील चेयर पे लाके कॉर्नर में रख देता था और पूरी पार्लियामेंट सेशन को चुपचाप सुनते रहते थे। और जैसे ही ब्रेक होता था, एक साथ 2 आ जाते थे उसे शॉर्ट हैंड वाले, पैरेलली हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोनों को डिक्टेशन देते थे। और जब तक पार्लियामेंट सेशन फिर से आता, जैसे लंच ब्रेक है, टी ब्रेक वगैरह है, तब तक पूरा टाइप करके देख के और सारे टेबल पे पहुंचा देते थे। यानी ब्रेन में उनका पूरा ऑटो रिकॉर्ड हिंदी उतना ही अच्छा जितना उनका इंग्लिश था, लेकिन बाकी कुछ नहीं। उनको सिगरेट भी पीना होता था तो उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। जैसे हमने एक बार दिल्ली हाट में उनको बुलाया तो बोलता, राजेश भाई डर लगता है बट एक बात बोलूं तो क्या, मुझे सिगरेट पीना है। मुझे नहीं पता था कि सिगरेट पीते हैं। अब मैं सोचा कि मैं क्या करूं, तो फिर तुम परमिशन दे दो। मैं देखा कि स्टेज के पीछे ले गया उनका असिस्टेंट, मैंने सिगरेट भी पी रहा है तो पकड़ वही रहा है, लेकिन ये सिगरेट पी रहे हैं जस्ट इनको। तो कहने का सेंस कि ऐसे लोग को हम यदि प्रमोट करते हैं तो इस लेवल पे वो पहुंच जाते हैं। तो हाई सपोर्ट नीड की बात हमारे की गई है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम जो बात कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, जितनी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो सारे इन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, ये स्पेशली करके इसमें डाला गया है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्रिंट हो, मीडिया, जिस मीडिया के थ्रू उनको मिले वो सारे चीजों को उनको किया गया। मैं जानबूझ के सब वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, जनरली आजकल लोग बोलते हैं खासकर फ्लावरी लैंग्वेज मिला के, तो आपको कई बार अटपटा से लगता है कम्युनिकेशन था, इसमें खास क्या है। तो खास एक्ट में जोड़ दिया है तो ये चीज आती है। अब एक है, अभी तक हमने डिसेबिलिटी की बात की, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की, बस इस एक्ट में इसको एक डिफाइन किया गया है, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है, इवन तो उसकी डिसेबिलिटी 39, 38, 1 से लेकर 39% तक है, तब भी वह डिसेबिलिटी है, बट वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मींस व्यक्ति का 40 एंड एबव परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहलाता है और उसको सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। इवन 39 वाले को भी सुविधा नहीं होगी। 39 वाला जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ऑल्दो पर्सन विद डिसेबिलिटी सारे हैं, बट बेंचमार्क, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात अगर की जाएगी, इट मींस
कि 40 एंड एबव परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी उस व्यक्ति का है। तो ये टर्मिनोलॉजी आजकल हर जगह यूज होता है, तो आप लोग भी ध्यान रखें। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मींस 40 एंड एबव परसेंटेज उसका होना चाहिए, तो वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आता है। अब एक है रीजनेबल एकोमोडेशन, ये लैंग्वेज भी काफी आपने सुना होगा, आजकल यूज होते हैं। रीजनेबल एकोमोडेशन से आप लोग बहुत भाली भांति परिचित हैं, करने एक्टिविटी में फिजिकली बेशक यूज में ना हो। आप माता भगवती चड्डा में बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग जितना मॉडिफिकेशन, एकोमोडेशन, सब्स्टिट्यूशन, डुप्लीकेशन, ओमिशन करते हैं, जिससे कि बच्चे को किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो, कंफर्ट जोन हो, वो सारी एक्सेसिबिलिटी उसको प्रोवाइड करना रीजनेबल एकोमोडेशन है। जैसे मैंने कप का एग्जांपल दिया, वो एक रीजनेबल एकोमोडेशन है। भाई अब हाथ काम नहीं कर रहा है तो उसकी व्यवस्था तो हम करेंगे। अब जैसे एक है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, गुड़गांव में उनका ऑर्गेनाइजेशन है, नाम याद आ जाएगा बता दूंगा। उसका क्या है कि हाथ दोनों इस प्रकार से है और बहुत अच्छा स्पीच वगैरह देते हैं, बहुत सारे कमेटी के मेंबर भी है, कुछ फाउंडेशन का नाम है। तो वो हमारे ऑफिस में आए, पुराने ऑफिस में बॉस से मिलने, और व्हील चेयर मोटराइज है, वो अपने ऑपरेट कर लेते हैं, उनका स्पेशली मॉडिफाई गाड़ी है। तो नाम मैं मिस कर रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा बता दूँ। तो जनरली सर से बातचीत चल रही थी, तो मैंने ऑकेजनली, सर को ध्यान नहीं था, हमारे बॉस को उन्होंने पूछा आप चाय लेंगे क्या, उन्होंने बोला हाँ हाँ। अब सर ने बोल दिया, बेल बजा दिया, दीपक ने जो प्यून था सुन लिया, वो चाय भी ले आया। अब सर बाद में उनको याद आया कि इनका तो हाथ तो ऐसा है, वो कप कैसे उठाएंगे। अब सर को थोड़ा गिल्ट फीलिंग हो रही थी। जब दीपक चाय लेके गया तो मैं दीपक के पीछे पीछे गया। अब वो बोलता है, हाँ निपुण मल्होत्रा उनका नाम है, निपुण मल्होत्रा। उनका जो असिस्टेंट था वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था कि जरा उसको बुला देंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो व्हील चेयर थे, मोटरसाइकिल ट्रैज मोटरसाइकिल था, उसके पीछे एक बैग लटका हुआ था और बैग में उनका स्ट्रॉ रखा हुआ था, और मैं 2 स्ट्रॉ ऑलरेडी हल्दीराम वाले से ले आया था। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ काम है। हमने आपको स्ट्रॉ चाहिए क्या? तो मुस्कुरा के हंसने लगे, आपको कैसे पता? हमने नहीं ये लीजिए ना, मैं पहले से ला के रखा हूँ। और वो ऑलरेडी एक छोटा सा ट्रे में लेके गया, हाथ से लेके भी नहीं गया, क्योंकि उसको पकड़ना था तो किसी को अनकंफर्ट लगेगा। और मैं बजाता नैपकिन के साथ उसको पकड़ के चाय में डाल दिया। अब हमारे सर का चेहरा जो एकदम से सिंक टाइप से हो गया था कि एम्ब्रेसिंग तो नहीं इनको लगेगा, हाथ से उठ नहीं रहा है, चाय कैसे पियेंगे। तुरंत एकदम जैसे समझिए कि कमल की फूल की तरह खिल गया। फिर हो गया, बातचीत हो गया, उनको हम छोड़ दिए। ये छो के आ गए थे, हमको बोला राजेश जी प्लीज कम। मुझे लगा क्या गड़बड़ हो गया। आपने स्ट्रॉ कहाँ से लाया? सर नीचे हल्दीराम से। आपको कैसे पता? हमने सर आपने मॉर्निंग में कहा नहीं था क्या निपुण मल्होत्रा आएंगे, उनके साथ मीटिंग है, तो मुझे पता है आप चाय पूछेंगे, चाय पूछेंगे तो चाय कैसे पिएगा। हालांकि उसके पास स्ट्रॉ होता है, लेकिन असिस्टेंट को तो आपने बाहर छोड़ दिया, मीटिंग इंडिविजुअल चल रही थी, तो ये एकोमोडेशन कौन करेगा? सर शॉक और थैंक यू 3-4 बार बोले कि आप इतना दूर से सोचे। हम सर इसीलिए तो हम प्रोफेशनल हैं, नहीं तो हो जाता फिर टॉर्न एक्सटे निकालता तो फिर आप लोग की मीटिंग तो डिसकंटिन्यू हो जाती है, हम तो बीच वाले हैं, आना जाना है। बहुत खुश हुए। तो ये है रीजनेबल एकोमोडेशन। जिस व्यक्ति को जहां जिस चीज की जरूरत हो उसको वहां पे वो दे दीजिए, अपने आप को काम करने लगेगा। एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको। एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग समय पे कर सकते हैं। देवघर में, झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे जॉब फेयर में मुझे कहा गया जाओ वहाँ पे। मैं गया अपने टीम के साथ, हमारे बॉस भी थे और हमारे प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट को आना था। तो हम लोग को शो करना होता था कि भाई हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो 3-4 PWD चाहिए, एक ब्लाइंड चाहिए, एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाहिए, लोकोमोटर। तो जो लोकोमोटर वाला आया, पहला दिन तो आया वो व्हील चेयर पे, जैसे ट्राई में, और व्हील चेयर उसका टूटा फूटा टाइप था। अगला दिन बेहुदा ने क्या किया कि व्हील चेयर छोड़ दिया और बिल्कुल चौपाया बनते हुए आया। मैं उसको लेने गया, मैं देखकर दिमाग खराब हो गया। रुक 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 यहीं पे, ऐसे कैसे तुम चौपाया बन के जाओगे बिल्कुल जानवरों की तरह। अब हमारे पास व्हील चेयर नहीं, चूंकि हम ले नहीं गए। अब बड़ा विकट सर हमारे जो वही सर थे, राजेश जी अब क्या होगा। बड़ा ही विकट सिचुएशन, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। तुरंत मैं भाग के गया फर्स्ट एड वाले के पास कि उसके पास जरूर व्हील चेयर होगा, क्योंकि 2-4 एम्बुलेंस लगा के रखा था कि बम तम फटेगा, VIP के पास आने में क्या होता है, बम में तो फटेगा, यही प्लानिंग होती है। तो बोलता है तो हमारे पास है कि सारे नया है। मुझे यार काम करना नया पुराना से क्या मतलब, लेकिन यहाँ नहीं है, हम हॉस्पिटल में रखे हैं इमरजेंसी के लिए। फिर उसके डॉक्टर से बात की, उसको फोन करवाए, वो गाड़ी भेजे, वो दे नहीं रहा था, जल्दी से निकलवाया, कहा कि सिलवुड रास्ते में फाड़ के लाना सब तोड़ तार के।
वो लाया तब तक मैं यहाँ से पूरा सील कर दिया। अब एंट्री नहीं दे रहा है क्योंकि भाई पेशेंट आने वाले हैं, उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। अब वहां से फोन कर रहा है, सर अब तो आने ही नहीं दे रहा है। तो मैं भागा, सर को बोला सर आप रुकिए मैं लेके आ रहा हूँ। अब नहीं आने देगा, सर भी गुस्सा हो गए, आप लोग लेट कर दिए मैंने कहा सर मेरी क्या गलती है इसमें, पर एनी केस मैं भागता गया। संजू से डीएसपी बोलता है अपने 3-4 इंस्पेक्टर को कि फॉलो मी, और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुम करना। मुझे मौका मिल गया, हमने सर इसमें से एक को हमें दे दीजिए। वो पीछे मुड़ के देखता ही, भाई आप कौन? हमने सर आपकी जरूरत है इसलिए तो आपके पीछे दौड़ रहा हूँ। तो क्या ऐसी ऐसी बात है सर, आपके पुलिस वाले ने आरोप दिया है और प्रेसिडेंट को उसी के हाथ से हमें देना है उपहार, ये तो ऑलरेडी प्लान हो चुका है, चलिए हम एटेंडी दिखाते हैं। वो 1 मिनट के लिए शॉक हो गया, बोला हाँ सर वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, सर नहीं आएंगे, पूरा मीडिया वाला कैमरा फोटो लगा के खींच के भेज देगा, आप लोग की बदनामी हो जाएगी, कहिए तो मैं वापस चला जाता हूँ। हड़काया उसको, नहीं 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 जाइए। 2 इंस्पेक्टर को पीछे लगा दिया, भागते हुए गए हम। वो अब बजाब था जैसे पूरा बैरियर फ्री हो गया, सारा डेडलाइन फ्री है, लेके दौड़ते हुए आए और अंदर घुसाए। तो कहने का सेंस ये था कि मैंने दिमाग लगाई कहाँ क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल अकोमोडेशन। और ये कोई हाई फाई चीज नहीं है, आपको सोचना है कि इस सिचुएशन में हम बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल डिजाइन। अब देखिए यूनिवर्सल डिजाइन जो है, ये यूनिवर्सल वर्ड आजकल हमारे आपके बीच में 2 ढंग से आएगा, एक आएगा यूनिवर्सल डिजाइन और एक आएगा यूनिवर्सल डिजाइन और यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग। तो लर्निंग वाला पार्ट में 3 कंपोनेंट है, मोटा मोटी वही है। वो अब फॉरेन के लैंग्वेज में थोड़ा उसको फ्लावरी कर दिया गया है तो हम लोग उसी लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही समझिए कि आप बच्चे को सीखने के लिए जो बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल मैनर उनको दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, इन्वायरमेंट दे सकते हैं जहां पे वो लर्न कर सके, वही यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे के लिए हम रिजिड हो जाते हैं, तुमको इसका प्रश्न का जवाब 5 लाइन में लिखना ही पड़ेगा। नहीं हुआ, कैसे लिखेगा? अब हियरिंग इम्पेयर्ड वाला को तो लाइन बनाने ही नहीं आता, सेंटेंस आता नहीं है। अब जैसे हम एग्जांपल देता हूं, आप लोग अगर टीचर होंगे तो बुरा नहीं मानेगा, मेरा कोई वर्ड ऐसा निकल जाए तो आदत हो गई है पढ़ाने की। गाय पर एक लेख लिखो 10 लाइन में, सारा लिख लेगा, हियरिंग इम्पेयर्ड वाला लिखेगा नहीं। उसमें का की कू है ये सब उसको तो सिखाया नहीं जाता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। 10 लाइन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए या 1 वर्ड बना दिए। गाय के कितने पैर होते हैं? वो लिख देगा 4। गाय क्या खाती है? घास। गाय क्या देती है? दूध। दूध कैसा होता है? सफेद। दूध से क्या बनता है? मिठाई, दही। वो एक एक वर्ड वो लिख के आपके सारे प्रश्नों का जवाब देगा। गाय के कितने सींग है? गाय के कितने आंख है? गाय के कितने पैर है? गाय के कितने हैं? पूंछ पतली होती है, लंबी होती है, झाड़ीदार होती है। आप ऐसे एक एक वर्ड का क्वेश्चन अगर 10 बना दीजिए तो सारे प्रश्नों का जवाब देगा, 10 में 10 नंबर आ जाएगा। ऐसे उसको 2 नंबर नहीं आएगा तब वो फेल हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का मतलब कि जो जैसा है हमने क्या किया, उसको सिखाया, सिखाने के बाद वो सीखा कि नहीं यही तो हम जांच करते हैं। लेकिन कई बार होता है ट्रेडिशन, नहीं आपको इसी प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, नहीं देंगे आप हेड से बात कीजिए, डायरेक्टर से बात कीजिए। अरे डायरेक्टर हेड थोड़े पढ़ाने आया है, पढ़ा तो टीचर है, तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, जनरली आप लोग कई बार देखेंगे पब्लिक स्कूल में, आपके यहाँ नहीं, जो दूसरे बच्चे हैं ना उसके साथ इसको लगा देंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ाते हैं इसको 2 चैप्टर और उसको पढ़ाते हैं 6 चैप्टर। अब क्वेश्चन आएगा पूरा 8 चैप्टर का, ये तो 2 ही चैप्टर का जवाब लिखेगा, 6 का लिखेगा नहीं, फेल कर जाएगा। इसके लिए आपको 2 ही चैप्टर में 100 नंबर का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना सिखाया उतने में तो पूछेंगे। तो ये चीजें अभी तक हमारे यहाँ नहीं हो पाती, बच्चे फेल करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बच्चों से लेकर माँ बाप तक भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान है। अब यूनिवर्सल डिजाइन एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसके 7 कंपोनेंट है, बट मोटा मोटी आपको हम बता देते हैं। एटीएम, आपको 99 एटीएम होगा जो डिसेबल फ्रेंडली नहीं होगा, उसमें व्हील चेयर जा ही नहीं सकता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा एटीएम बना हुआ है कि हर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जाके, हाँ यहाँ पे मिलेगा, कई जगह ब्रेल डॉट आपको मिलेगा, कई जगह आपको उसमें ईयरफोन लगा के उसके ऑप्शन सुनने का बड़ा ऑप्शन है, लेकिन व्हील चेयर जाएगा। ऑलवेज 99 जो होगा एटीएम वो ऊपर ही कहीं होगा, सीढ़ियाँ बड़ी होगी, 2nd फ्लोर पे होगा, या कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जो रोड के किनारे होगा, तो किसी ढंग से आप चढ़ पाएंगे, आपको भी डर लगेगा कि पैर स्लिप हुआ तो गिर जाएंगे। जैसे SBI प्रीति बिहार बहुत हल्ला किया, हैंडलिंग बना दिया, रैंप बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन एक दिन गए लॉकडाउन के बीच में, उसका हैंडल जो पकड़े लगता है वही लेके गिर जाएगा। तो मैंने हिला के वीडियो बना के जाके मैनेजर को दिखाया कि सर आज से 12 साल पहले ये बनवाया था मैंने, और आपके यहाँ हिल रहा है, आप पकड़ के चढ़ जाएंगे सर बताइए?
तो एबल को आप डिसेबल बनाने की तैयारी में लगे हुए, आप जल्दी ठीक करवाइए, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा सीसीपीडी ऑफिस में, मेरा अकाउंट वहीं पे है। बोला नहीं मैं कल सुबह ठीक करवाता हूँ। अब मैनेजर भी इस बात को ध्यान नहीं देता, तो मैं प्रोफेशनल हूँ तो पकड़ लिया। अब बाकी कस्टमर तो डर से बोलते नहीं कि काम नहीं करेगा। मैं गार्ड को बताया देखो कैसे हिल रहा है, कुछ होगा तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे। और आपको पता होनी चाहिए, हमारे ही एक नोन टू में उनके से सीनियर फैमिली मेंबर बैंक में गए, हैंडलिंग सही नहीं था, हैंडलिंग लेके गिर गए, सर में चोट लगी, ऑन स्पॉट उसका डेथ हो गया। तो आप लोग को जब भी कभी बैंक में जाए और इस प्रकार की कोई चीज मिले, हम सभी प्रोफेशनल हैं, जाके थोड़ा सा मैनेजर को हड़का के आइए, उनको समझा के आइए, हड़काने मतलब समझा के, सर ये बड़ा गड़बड़ है, केस हो जाएगा तब फंस जाओगे, इतना ही खाली बोल दीजिए ना, देखिए अगले दिन वो ठीक कराने में लग जाएंगे। मैंने थोड़ा सा बताना पड़ता है। हालांकि कोई बुरा नहीं है, वो लोग भी करना चाहते, पता नहीं है उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लाइफ में इतनी सारे टेंशन है कि उस टेंशन में एक नया टेंशन कौन जोड़ना चाहेगा। लेकिन आप अगर इंडिकेट कर देंगे, कोई भी मैनेजर मना नहीं करेगा, क्योंकि जो मैनेजर होता है नो डाउट कुछ सोच के ही मैनेजर होता है, कुछ उसके अंदर होता है इसलिए वो मैनेजर होता है। तो वो लोग करते हैं, हमें बताना होता है, हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे यूनिवर्सल डिजाइन है, जैसे आप देखेंगे दिल्ली में मेट्रो में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और मेट्रो के बीच में बहुत स्लाइट गैप है, जिससे व्हीलचेयर आसानी से अंदर आ जाएगा और बाहर चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे आपको रैंपे नहीं मिलेगा, सीढ़ियां ही नहीं मिलेगी, व्हीलचेयर कैसे जाएगा, दो आदमी उधर से पकड़ रहा है, दो आदमी उधर से पकड़ रहा है। तो ये सारे हमारे यूनिवर्सल डिजाइन के अंदर में आता है। आपने देखा होगा जनरली जो कैंची होती है सीजर्स, वो राइट हैंड वाला होता है, लेफ्ट हैंड वाला भी होता है। लेकिन अब ऐसे सीजर आ गए हैं, अब राइट से भी चाहो तो काट सकते हो, लेफ्ट से भी काटो, उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया हो, पहले वाले में डायरेक्शन होता था। तो ये यूनिवर्सल डिजाइन का एक पार्ट है। तो इस प्रकार के उसके 7 फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस प्रकार से उसको एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करें। अब हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, अभी टाइम है थोड़ा, लगता है टाइम हम ओवर क्रॉस कर रहे हैं। जी जी, टेक योर टाइम सर। ओके, अब है हम एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में 18 साल तक आप इनको पढ़ाइए, कोई टेंशन नहीं। रिजर्वेशन पहले 3% था, अब रिजर्वेशन 4% हो गई है। तो 4% में पहले भी 1% लोकोमोटर के लिए था, 1% ब्लाइंडनेस एंड लोवियन के लिए था, 1% में हियरिंग इम्पेयर का पॉइंट था, और 1% में बाकी सारे कैटेगरी वाले आ गए। तो रिजर्वेशन इसका बढ़ गया। इसके बाद जितना भी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, बिल्डिंग का अलॉटमेंट होता है, डीडीए का फ्लैट का अलॉटमेंट होता है, उन सारी जगह पे 5% इन लोग के लिए रिजर्वेशन है। पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लिए 5% का रिजर्वेशन है। तो सारे प्रॉपर्टी वगैरह 5% का रिजर्वेशन है। इसके बाद उसमें भी वुमेन जो होंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ये इसमें अलॉटमेंट है। स्किल ट्रेनिंग के लिए इनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सारे प्राप्त हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लिए। और सरकार ने अलग से एक काउंसिल भी बनाई है, काफी ट्रेनिंग भी हुई, अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग रुका हुआ है, हालांकि उसमें कई सारे चैलेंजेस, बट एक डेडिकेटेड बॉडी बना, काम किया, कुछ आउटपुट आए, अभी उस पर वर्क चल रहा है। तो हो सकता है और बेहतर से बेहतर स्थिति में आए, तो स्किल ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है। इसके बाद आने जाने में टू एंड फ्रो में रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज हर जगह सुविधाएं प्राप्त है। और कई जगह फास्ट टैग के जगह पर उनको फ्री फास्ट टैग भी कर दिया गया, यानी जो ये सारी सुविधाएं मिल रही है। डे टू डे रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ आती रहती है कि सर हमें इसमें भी रिजर्वेशन चाहिए। और लास्ट एक जो अभी लेटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप सभी के लिए है कि पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगाते थे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन दौड़ना पड़ता था, फिर थक गए नहीं कराएंगे, माँ बाप इसके खराब है तो हमारे खराब है। अब ये सब नहीं है, आप लोगों को ऑनलाइन स्वावलंबन करके एक वेबसाइट है यूडीआईडी का, उस पर जाके फॉर्म फिल करना है, और वो फिर आपके लोकेलिटी वाले जो अथॉरिटी होंगे उनके पास ऑटोमेटिक चला जाता है मैसेज, वहां से आपको विद इन 15 डेज एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, और उस अपॉइंटमेंट के बेस पे आपका कार्ड होगा। जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी एक बार फिर से अप्लाई कर लें, क्योंकि ये बन जाने के बाद आपको रेलवे वगैरह या पेंशन वगैरह की जो चीजें हैं उसमें काफी सहूलियत मिलेगी, एक ही नंबर से सारा काम चलता रहेगा, नहीं तो बार बार आप लोगों की परेशानियां बढ़ती जाती है। यूडीआईडी कार्ड आज के समय में हर व्यक्ति बच्चों के लिए मस्ट हो गया है। जिसको भी थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही हो वो सबको स्वावलंबन वाला भरवा दीजिए, वहां पे उनका असेसमेंट होगा। डिसेबिलिटी है फिर भी नहीं है फिर भी वो एक एक्चुअल फिगर आपको निकल के आ जाएगा, जिसका असेसमेंट बिल्कुल उसी तरह होगा, लेकिन वो आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस की तरह, एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड मिलेगा, बिल्कुल उसी शेप का होगा,
उसी साइज का होगा, पर्स में रख के आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, और वो आपके लिए एक यूनिवर्सल कार्ड के रूप में होगा जो सब जगह काम होगा। तो यूडीआईडी में फॉर्म भरना और अपडेट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सभी लोगों के लिए है, तो ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो ये हमारी आज की क्लास का बेसिक थी। मैं कोशिश किया कि सारे चीज़ को समराइज करने की, और कुछ छूट गया हो तो बाद में कभी पूछ लीजिएगा। अच्छा है कि बंदा मैम ने पकड़ लिया मुझे, तो इसी बहाने हमको भी बोलने का मौका मिला, आप लोग के साथ शेयरिंग करने का मौका मिला। मीनवाइल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हो सकता है कुछ छूट सर गया हो। मेरा मुझे एक बस क्वेश्चन है, जी मैम। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज करें और शुभा मैम जिसका नाम ले वो अपना क्वेश्चन पुट करे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है, हैंड रेज करिए, शुभा मैम जिसका नाम लेंगी वो पहले क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी सर, कि जैसे आपने पूरा डिटेल में बताया कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा रीजनेबल अकोमोडेशन इज राइट and universal design is their right and disable friendly infrastructure is their right, पर ये राइट को हम क्लेम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन है और उसका ऑफिस में जाना उसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर उसके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है, रैंप्स नहीं है या लिफ्ट्स नहीं है, तो क्या ये इस एक्ट में राइट होने की वजह से वो उसको क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि ये सब समझ में तो आ गया कि हाँ ये सारे इनके राइट्स हैं, बट ये कैसे क्लेम किए जाएंगे और उसके लिए क्या करना होगा किसी को भी? मैम बहुत अच्छी बात है, आपके प्रश्न में जवाब दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ही को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एज ए पेरेंट और प्रोफेशनल। आपको वाइफ हुआ, आपको याद होगा मैम, मेरी वाइफ आपके यहाँ कुछ दिन काम की थी रंजू, फिर वहाँ से वो डिसकंटिन्यू की जिस कारण से भी। तो यहाँ पे एक स्कूल है लक्ष्मी नगर में, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ नाम है अभी मैं मिस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर उसने एज ए स्पेशल एजुकेटर ज्वाइन किया और अच्छे से काम कर रही थी। तो हम लोग कैसे भी हो स्पेशल एजुकेटर, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर वो भावना रहती है। 10th का बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई का चल रहा था। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसको उसी रूम में ड्यूटी मिली जिसमें 4 बच्चे ब्लाइंड थे। तो नेचुरली कि 3 घंटे का एग्जाम हो तो ब्लाइंड को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये लड़ बैठी कि नहीं इसको टाइम मिलना चाहिए, और वहाँ के मैनेजमेंट को पता नहीं, वो देने को तैयार नहीं। ये बिल्कुल अड़ गई कि नहीं मैं तो कॉपी नहीं छीनने दूंगी। भाई प्रोफेशनल एथिक तो कहीं ना कहीं जग जाता ही है। और बच्चा भी कह रहा है मैडम हमको हर एग्जाम में मिलता है, आप क्यों नहीं दोगे? नहीं हमारा नियम नहीं है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया। संजोग क्या था कि उस रूम में घड़ी नहीं थी, ये अपना मोबाइल ले गई थी, इसको अलाउ कर दिया था छोटे वाला जो भी रहे होंगे इनके साथ। तो हालांकि मोबाइल अलाउ नहीं है, बट नहीं था तो टाइम देखने के लिए ले गई। इसने मुझे कॉल कर दिया कि देखिए ना ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है। मैंने रिसेप्शन पे फोन कर दिया, मैं संजोग से मंत्रालय में ही था, कि भाई ये प्रोविजन है आपके यहाँ के लोगों को पता नहीं है, मुझे पता चली है, तो आप उसे 1 घंटा टाइम दीजिए। ये लड़ी, मैंने फोन किया, फिर मैंने सीबीएसई को पूरा ड्राफ्ट लेके गाइडलाइन जो एग्जामिनेशन का मिल किया इस कॉपी में इसको किया। हालांकि टाइम मिल गया, लेकिन बाद में प्रिंसिपल बुला के उसको काफी डांटी फटकारी जितना थी मेरी वाइफ को। इसको भी गुस्सा आ गया, बोला कि मैडम नई नौकरी करूंगा होगा, लेकिन मैं ये गलत नहीं होने दूंगी अपने, मुझे आप मत दो ड्यूटी ऐसे क्लास में जैसे भी दो, लेकिन मेरे सामने में ये गलत मुझसे नहीं होगा। फाइनली इसको जॉब छोड़ना पड़ा। तो बोली ठीक है आप छोड़ दिए? बोली ये भी बोल दी कि हाँ छोड़ दूंगी, मुझे ऐसी जगह पे काम नहीं करना है जहाँ पे कहने के लिए हम काम करते हैं, और जो बच्चों की जब चैलेंज है, मैम बोर्ड का एग्जाम था, अपना एग्जाम तो था नहीं, तो ये हुआ सेक्रीफाइस। अब आपने जो कहा, इस प्रकार की जो भी चैलेंजेज आपको लगे, चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी दिल्ली, स्टेट कमिश्नर प्रत्येक राज्य में है, उसको इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, और विद इन 3 वीक्स उसका रिप्लाई आना चाहिए, और आता है। अगर नहीं होता है देन आप रिमाइंडर दीजिए, कॉपी टू सेक्रेटरी GEPWD जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, कि यहाँ ये चैलेंजेस है और ये चीज नहीं होता है, कार्रवाई होती है और बहुत अच्छे से होती है। ये आपका रहा प्रश्न का जवाब। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिला है। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम हैं, हमको फोन किए, पहले रिप्रेजेंटेशन आया तो मैंने उसको गाइड कर दिया कि आप हमारे यहाँ भेज रहे हो, इससे बेहतर है कि आप इसको CCPD ऑफिस में लो। और वो बंदा इतना अच्छा निकला, वो फॉरेन से भी स्टडी करके आया, लेक्चरशिप पे जॉब कर रहा था, बट उसको इंटरनल कुछ सेटिंग हुई और उसको निकाल के किसी ने अपने रिश्तेदार को वहाँ पे लगा दिया, रजिस्ट्रार ने, कुछ ऐसा सेटिंग मीटिंग का चक्कर था। तो उसने कंप्लेंट किया CCPD ऑफिस से, चूंकि कोविड में पिछले 2 साल से हम लोग ऑनलाइन ही सारा काम करते हैं, कोर्ट भी ऑनलाइन चल रहा था। 6 रिमाइंडर दिया, कोर्ट का सब कुछ हुआ, यूनिवर्सिटी के लोगों को लिया, अंत फाइनली उसको डिग्री दिया गया। अब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका फिर से रिमाइंडर दिया जा रहा है। यानी पूरा जस्टिस हुआ और हो रहा है।
तो आपको होगा, एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे मैं शेयर करूँ, स्टोरी ब्रीफ में। एक व्यक्ति जो रेलवे में काम कर रहा था 2003 में, रेलवे के काम करने के दौरान उसका ट्रैक पे एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगी, दोनों आंखों की रोशनी चली गई, ब्लाइंड हो गया। रेलवे ने बाय फोर्सली उसको निकाल दिया। अब बेचारा भटकता रहा इधर उधर, क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं जब जॉब से निकाल दे तो। बट किसी ने उसको गाइड किया, संभव वो CCPD ऑफिस में केस किया और पिछले साल उसको डिग्री मिली। पूरा जॉब शायद कुछ बचा हुआ था, ज्वाइन करो, पूरा सैलरी दो, एरियर दो, सारी फैसिलिटी दो, और रेलवे को देना पड़ा। तो पूरा जस्टिस होता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, बहुत अच्छे से होता है, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ। कोई पार्सलिटी किसी की नहीं, कोई फेवरिज्म नहीं है। और बिल्कुल उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप री अपील कर सकते हैं, और उसका पावर हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट है। वो उनका अपना कोर्ट अपने ही अंदर लगता है, तो उसमें बाहर से वकील होकर हायर करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना पक्ष खुद भी रख सकते हैं। That's a very good information for all parents and जितने रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, हम सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये RPWD एक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, और जहां कहीं इस राइट की जरूरत पड़ती है तो हम किसको अप्रोच कर सकते हैं। और जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं, उस पे अपना उनका कोर्ट लगता है या सुनवाई होती है, बट हम सबको गाइड करना चाहिए, जितने लोग बेनिफिशरीज हैं इसके लिए उनको गाइड करना पड़ेगा, जहां पर किसी का काम अटकता है या जहां पर कोई चैलेंज आता है उनके सामने, कि किसको अप्रोच करें और कैसे अपने राइट को क्लेम करें। शुभा जी, आप दूसरे लोगों का क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर कोई हैंड रेज कर रहा है या चैट बॉक्स में किसी ने अपना कोई क्वेरी डाली है तो। यस मैम, अतिया जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जिन लोगों का सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है डिसेबिलिटी का, उनको भी क्या किसी असेसमेंट के थ्रू गुजरना पड़ेगा? मैम, अब अगर आप प्रोफेशनल हैं तभी पेरेंट्स है सिंपल। अगर आपको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी में 2 प्रकार की सर्टिफिकेट होती है, एक होता है टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट। आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 5 ईयर। आपको अरे माइक म्यूट करो जिसका खुला हुआ है। जिसका 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर का है उसको तो रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बचपन में बना था। और जैसे से हम ग्रो करते हैं डिसेबिलिटी या तो बढ़ती है या कम होती है। जैसे लो विजन वाला है, कभी उसका विजन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन जिसका एक हाथ कटा हुआ है, जिसको पोलियो है, तो पोलियो से वो नॉर्मल तो हो नहीं सकता, यानी उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी है, तो उसको असेसमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बोर्ड उसको देखेगा, हो सकता है उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बढ़ गया हो, तो बढ़ के उसको परसेंटेज बढ़ा देगा। परसेंटेज बढ़ा देने से आपको बेनिफिट मिल जाती है, ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। जो 80% एंड एबव वाले डिसेबिलिटी वाले उनके कई सारे फायदे हैं, एक्स्ट्रा फायदा है, जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिल जाता है उसको, और भी कई सारे फायदे हैं। अन्य राज्यों में पेंशन ज्यादा है। तो UDID कार्ड के लिए सबको उस बोर्ड से गुजरना है। जैसे ब्लाइंड है, जो फुल्ली ब्लाइंड है वो तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, टोटली ब्लाइंड है, तो उसको तो बस बोर्ड देखेगा, अच्छा टोटली ब्लाइंड, बस आगे परमानेंट कर देगा। बट वंस यू हैव टू, या वो आपको सर्टिफिकेट को देख के कह भी देगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, बच्चों को लेके आप खुद ही आ जाओ, पेरेंट्स को बुला लेगा, क्योंकि ऑलरेडी परमानेंट डिसेबिलिटी है। किसी का एक एक्सीडेंट में पैर कट गया, अब पैर कट गया तो पैर बन नहीं सकता, आर्टिफिशियल लग सकता है, तो उसको फिर असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पैर कटने के बाद और उसको लगता है दिक्कत बढ़ गई है, तो असेसमेंट करा लो तो तुम्हारा परसेंटेज बढ़ सकता है। तो ये चीजें आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, आप हैंड्स डाउन कर सकती हैं। अगले हैं हमारे मिस्टर JL यादव, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मिस्टर JL यादव। Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Yes, मैं राघव का पापा बोल रहा हूँ। I'm राघव फादर। पहली बात तो मैं MBCN के बंदरा मैडम, चमुली मैडम और सारे मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए, इस वेबिनार को। और मैं राजेश सर का बहुत ही शुक्रियागुजार हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर की। बहुत ही अच्छा उम्दा जानकारी दी, जो कि हम लोग इससे अभी जानकारी नहीं थी हम लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और एक्चुअली मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी मैडम ने जो पूछा था उससे मेरे को मिल गया,
लेकिन मेरा थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, जी जिससे मेरा बच्चा है उसकी ऑलरेडी असेसमेंट हुई है राइट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। जी जी। तो उसमें डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है इट इज मोर देन 80%। ओके। तो अभी हमें दोबारा इसकी कराने की जरूरत है क्या? नहीं, कराने के लिए नहीं है, आप स्वावलंबन पे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। अच्छा। अगर उनको जरूरत लगेगी, मैसेज तो आएगा ही, आपको कॉल तो आएगा ही आएगा, तो ये भी कर सकते हैं कि बच्ची को मत लाइए, आप खुद आ जाइए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे, फिर आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्डेड कर देंगे जहां से कार्ड प्रिंट होके फिर आपके पास आएगी। जी जी। एक चीज और मैंने राजेश सर किया था, लाइक रेलवे की बेनिफिट के लिए पहले तो जैसे काउंटर पे जा के बेनिफिट वो लेना पड़ता था। उसके बाद हमने जैसे वहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे कुछ काउंटर है, वहाँ पे उन्होंने कुछ कार्ड बना दिया था एक। वो जी कार्ड जो है इट वाज एप्लीकेबल फॉर आई थिंक 2 इयर्स उसकी वैलिडिटी थी। उसके बाद फिर ये टाइम के मैनेजमेंट की वजह से वहाँ जाना इतना संभव नहीं है, तो उसके बाद फिर आगे मैंने बनवाया नहीं। देखिए, उसके लिए मैं क्या प्लान सोच रहा हूँ, पर्सनली नॉट ऑफिशियली, जी और कि सारे चैलेंज, एक बार मैं अपने जो हमारे हेड हैं जॉइंट सेक्रेटरी उनसे बात करूं। हालांकि ये हमारा एक एसोसिएशन है, उसके थ्रू ये मुद्दा 2015 से चल रहा है कि जैसे हमारा यूडीआईडी कार्ड बन गया, सेम डाटा आप रेलवे को भेज दीजिए, सेम डाटा आप सोशल वेलफेयर को भेज दीजिए, आपके पास अपना डेटा है, रेलवे वाला ऑलरेडी उसको कंसीडर कर लेगा जब यूडीआईडी कार्ड डालेगा, अच्छा डिसेबिलिटी इतना परसेंट, ये फैसिलिटी। सोशल वेलफेयर वाले को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, उसको वहीं से वहां पेंशन इशू कर दो, क्योंकि उस डाटा में तो सारा इन्फॉर्मेशन है ही है, नाम पता एड्रेस फोटो सब कुछ तो है ही है, तो वहां से इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, वो अपने अकाउंट से उसको रिलेट कर लेगा, तो उससे भागम दौड़ बच जाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। सब आजकल डिजिटल मीडिया डिजिटल मोड में हम लोग काम कर ही रहे हैं, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको करूँ। तो ये जो चक्कर आप बता रहे हैं ना, जी जी। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, आप जानते हैं अपने यहाँ के सिस्टम को, नहीं इतनी नहीं, आई बड़ी कैन कंट्री अंडरस्टैंड। है, इतनी बड़ी कंट्री है ना कि कुछ भी करते हैं तो बहुत कम पड़ जाता है। जी बट जी बिल्कुल डेफिनेटली सही। काफी बदलाव आए हैं, काफी चेंजेज आ रहे हैं, और डे टू डे हमारी मंत्रालय बहुत काम कर रही है। अभी इन्होंने 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं, जो आप कभी मौका मिलेगा आप कभी जी। विजिट करेंगे, ये वर्ल्ड क्लास का है। ओ और अगर आप दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं, तो आईपीएच में जाके एक बार आप लोग जरूर विजिट करें, आपको इतना कलरफुल वंडरफुल एस्थेटिक सेंस के साथ सारा सेंसरी इंटीग्रेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है कि माने यू लव टू सी, मतलब हर को बदलना। मैम आप भी एक बार जाके देखिए सारे स्टाफ के साथ, बहुत ही बेहतरीन जो लेटेस्ट हो सकता है उस लेवल पे उसको बनाया गया है, और उसी अकॉर्डिंगली असेसमेंट प्रक्रिया वगैरह, डेडिकेटेड टीम है, सारे प्रोफेशनल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि थोड़ा देर के लिए ओटी उधर चला गया आईपीएच में, थोड़ा देर नहीं, उनके लिए डेडिकेटेड पूरा टीम है, वन टेबल और भी वन फ्लोर पे, ये नहीं कि आधा ऊपर आधा नीचे, सारी फैसिलिटी अर्ली इंटरवेंशन प्री स्कूलिंग का 0 to 6 ईयर के लिए अवेलेबल है। सर ये तो आप डिपार्टमेंट का नाम क्या है? मैम आईपीएच नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप आईटीओ के पास। डिपार्टमेंट कौन सा है ये? बस अर्ली इंटर ढूंढिएगा, अभी तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर जाते हैं, आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, जैसे आप इन करेंगे लेफ्ट में बहुत लंबा चौड़ा कलरफुल बोर्ड वगैरह सब कुछ आपको दिखेगा। ईआईसी फेमस है, ईआईसी तो अच्छा, बहुत ही आईटीओ के अच्छा। पास है सर? आईटीओ के हाँ, पास? आईटीओ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम सुना होगा, वो जी आंख जी वाला जी। हॉस्पिटल नहीं है बगल में, आंख हाँ का हाँ जो हाँ होता हाँ है, जी। बस उसके एडजॉइनिंग बिल्डिंग है। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। तो अभी अगर आप लोगों को कभी किसी बच्चे में जैसे थेरेपी वगैरह का दिक्कत होती है, आप वहाँ पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 0 to 6 ईयर के लिए सारी फैसिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। इसी प्रकार से 7 नेशनल इंस्टीट्यूट और 7 सीआरसी में बनी है। अगला फेज में 13 जो रिमेनिंग सीआरसी है उसमें बनेगी, और होपफुल ये हर डिस्ट्रिक्ट में फ्यूचर में बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, हम लोग काफी पीछा किए थे, 2015 से कर रहे थे अपना एसोसिएशन के थ्रू। तो हम लोग तो ब्लॉक लेवल पे कह रहे थे कि ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, लेकिन हल्ला करने से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मिलता है फिर थोड़ा से ज्यादा सर होता है। यूपी में गौतम बुद्ध नगर का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च किया गया है। वो भी जैसा आप बता रहे हैं पूरा इसी तरह से उन्होंने इनवाइट किया था एज एन एक्सपर्ट उसको देखने का, असेस करने का। तो वहां पर भी पूरी मल्टी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की टीम है और डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो भी काफी अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं काफी बदलाव हो रही है, काफी जी डेडिकेशन के जी साथ चेंजेस आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी जी। सर राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। आप अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं अब। नेक्स्ट हैंड रेज है जानवी मिश्रा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जानवी मिश्रा।
हेलो राजेश सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी, ये जो जादू मिश्रा वाला क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो पर्सन विद डाउन सिंड्रोम होते हैं, ये किस हाँ हाँ हाँ, किस डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आएंगे। इंटेलेक्चुअल में आएंगे? ओके ओके, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। जानवी जी, आप हैंड्स डाउन कर सकती हैं आप। ओके, अब चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेना चाहूंगी। अंशुराज जी पूछ रहे हैं, सर इज देयर एनी ऑनलाइन मोड टू रिन्यू माय सन्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? ही इज डेफ एंड सर्टिफिकेट स्टेट इट्स रिन्यू डेट फॉर 5 years गैप। नेचुरली यूडीआईडी के लिए उनको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जब वो यूडीआईडी के लिए अप्लाई करेंगे उसी में असेसमेंट हो जाएगी। राइट सर। अंशुराज जी, आई होप कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा इससे। एंड देयर इज नो मोर messages in chat box. There is no question anymore. अगर कोई अभी भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। I think it's time to wind up now because जो टाइम हमने दिया था उससे ऑलरेडी 30 मिनट्स आगे हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें राजेश जी शेयर कर रहे थे और इतनी क्वेरीज थी सबकी, तो इसलिए हमें टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ा। नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप एंड थैंक मिस्टर त्रिवेदी वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। हमारे सारे जितने लोग जुड़े हुए थे इससे सभी के लिए ये टॉपिक पर चर्चा करना बहुत जरूरी था, और आपने सारी इंफॉर्मेशन बड़े ही सरल शब्दों में दी, क्योंकि आपका तो ये रोज का काम है। हमारे लिए ये बात पढ़नी पड़ती है, हमें सारी चीजें स्टडी की तरह करना पड़ता है, लेकिन आपने इतनी सरल भाषा में रोजमर्रा के काम की तरह उसको एज एन एक्सपर्ट एक्सप्लेन किया फ्रॉम द स्क्रैच, एंड हम लोगों के लिए बड़ा आसान बना दिया इस चीज को। और बहुत सारी क्वेरीज जो इसको लेकर थी, और बड़ा हमें लगता था पता नहीं क्या कैसा एक्ट है और पता नहीं कैसे ही तो उसको क्लेम किया जाएगा, उसको ये किस तरह से हर बच्चे से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से किस तरह से जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जरूरी है, हम सबके लिए, चाहे हम रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल नहीं है, पेरेंट नहीं है, बल्कि रेगुलर कम्युनिटी के लिए जरूरी है इन सबको जानना। ताकि जैसे बैंक का आपने एग्जांपल दिया, कोई भी कहीं पर भी इस तरह की जरूरत कहीं देखे तो सबको पता होना चाहिए कि इसके लिए उनके मैनेजर को या कंसर्न अथॉरिटी को बताया जा सकता है कि देयर इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको एक्सेसिबिलिटी चाहिए या अकोमोडेशन चाहिए, तो हर कोई उनके लिए आवाज उठा सकता है। सो प्लीज स्प्रेड द वर्ड अराउंड। आप लोग प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स ही नहीं, हर कम्युनिटी में आसपास लोगों को पता होना चाहिए कि देयर इज अ राइट, देयर इज अ एक्ट, एंड उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेंट जा सकती है, एंड जैसा राजेश जी ने कहा कि होपफुली उस पर काम भी होगा। बिल्कुल। सो लेट्स ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हर जगह पर ये हम किस सभी के स्कोप में है, ऐसा नहीं है कि हम इससे कंसर्न नहीं है या कोई पेरेंट का मेरे लिए कंसर्न नहीं है। हर व्यक्ति समाज का इससे कंसर्न होना चाहिए, तभी कुछ बदलाव निश्चित रूप से आ पाएगा। एक्ट तो है लेकिन उसका यूज करना भी आना चाहिए हमें। तो राजेश जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बिजी शेड्यूल में से अपना समय हमें दिया, और आइंदा भी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आपके एक्सपर्टाइज की, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा टाइम दें और हमें एम्पावर करें, हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल माय टीम मेंबर्स, और जो बच्चे जुड़े हुए थे, जो पेरेंट्स जुड़े हैं, और जो गेस्ट बाहर से जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड हमारा ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी और चलेगा, और आगे की जानकारी भी आपको सेम जिसके थ्रू आज मिली है उसी मोड के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग रिसोर्स पर्संस को इनवाइट करके आपको इसके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मैम एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मैं भूल गया। जी सर। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा 9th 10th 11th 12th एंड अनवर्ड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फॉरेन स्टडी के लिए पूरी स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, और वो स्कॉलरशिप लोग ले नहीं पाते हैं। एवं करोड़ रुपया एक एक स्टूडेंट को फॉरेन हायर स्टडीज के लिए दी जाती है। कई लोगों को मिला है, जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पेरेंट्स लोगों से कि आप उस दिशा में भी अप्लाई करें ताकि आपको पैसा मिले। उसका भी आपका स्लैब बना हुआ है स्टडी के लिए,
लोग ले नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है। और एम्बिशन से मुझे लगता है बहुत लोग जुड़े होंगे, पेरेंट्स लोग, तो आप उसके लिए भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो कुछ फायदा होगा। हायर एजुकेशन और एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन अलग है, एजुकेशन वाला पार्ट को भी आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। और बंदा मैम मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आप ये लोग फायदा उठा सकते हैं जो भी होगा। श्योर सर, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी लोगों को, और हम लोग मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। जी जी, ठीक, थैंक यू शुभा जी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, and we are looking forward for our next meeting webinar. I just want to inform here to all the attendees कि next webinar हमारा 5 जुलाई को है, और we will see you there again, and उसका हमारा जो topic होगा वो बहुत ही interesting topic है, engagement of children with special needs in online teaching and role of parent. So आप सबको उससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है, आप सब लोग प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड आज के लिए आज हम यही वेबिनार को समाप्त करते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.